हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। काफी समय के बाद आज मैं आप लोगों से मिल रहा हूं। आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया को कवर करेंगे, और वो भी वन शॉट में। काफी बड़ा चैप्टर है और उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से एक एक पैराग्राफ को कवर करने वाले हैं। इन डिटेल कवर होगा और कम से कम समय में कवर करने की कोशिश रहेगी। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की। अब इस चैप्टर को देखें अगर हम लोग, तो एनसीईआरटी इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड करता है। सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में यहां पर देखेंगे, खिलाफत इशू के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या उसके लिमिटेशंस थे, किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया, इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे कि किस तरह से देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके से यहां पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन किया और उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में अप्लाई किया गया, उसको टेकअप करने वाले हैं। आफ्टर दैट आई विल टेक यू टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट एंड दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। अगेन द फीचर्स एंड द लिमिटेशंस, यही चीजें पढ़नी होती हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद द चैप्टर विल एंड। हम लोग जब देखेंगे किस तरीके से हमारे देश में एक यूनिटी आने लगी थी, देयर वाज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। ये आपका एनसीईआरटी 9 यूज करता है, ठीक है। ये हमारे पूरे चैप्टर का आउटले होगा। इस चैप्टर को हम लोग इस तरह से टेकअप करने वाले हैं, राइट। अब जब इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं तो पहले मैं आपको नेशनलिज्म और जो मैंने आपको इंपीरियलिज्म का डिफरेंस बताया था वो मैं आपको याद दिला दूं। जब यूरोप में नेशनलिज्म आता है, नाउ इफ यू रिमेंबर, जब यूरोप में नेशनलिज्म आता है तो क्या होता है, नेशनलिज्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंपीरियलिज्म। क्या डिफरेंस था दोनों के बीच में? देखिए, नेशनलिज्म क्या होता है कि अपने देश से प्यार करना, हम अपने देश से प्यार कर रहे हैं, दैट इज नेशनलिज्म। लेकिन इंपीरियलिज्म मतलब कि अपने देश से प्यार करने के लिए हम दूसरे देश पे कब्जा करने लग जाए। when we start expanding our country to capture the other country, that is imperialism। वही चीज भारत में हुई। अंग्रेजों ने अपने यहां क्या किया, नेशनलिज्म। यूरोप में क्या आया, नेशनलिज्म आ गया। हर देश में अपने यहां के लिए राष्ट्रीयता आ गई, नेशनलिज्म फीलिंग आ गई। लेकिन जब यूरोपियन कंट्रीज एक्सपैंड करना शुरू करते हैं तो इंडिया वाज आल्सो अ विक्टिम। इंडिया में भारत पहुंचते हैं वो लोग, और जब भारत पहुंचते हैं तो दैट वाज द पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। अब इंपीरियलिज्म की पॉलिसी थी तो डेफिनेट सी बात है, अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ेंगे हम लोग तो उसको बोलेंगे एंटी इंपीरियलिस्ट पॉलिसी। होगा कि नहीं होगा? या फिर हम कह सकते हैं एंटी इंपीरियलिस्ट, या हम कह सकते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग्स, नेशनलिज्म। तो जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों की इंपीरियलिज्म के खिलाफ, उसी को बोलते हैं हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप ये आपको चैप्टर का बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा कि नेशनलिज्म इन इंडिया इट वाज नथिंग बट, हम जो अंग्रेजों की इंपीरियलिज्म की पॉलिसी के खिलाफ लड़ रहे थे उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि ये इंपीरियलिज्म की फीलिंग जब यूरोप में आई तो वहां सिनेरियो क्या था, इस चीज को बहुत अच्छे से पहले समझना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, वहां पर एक फीलिंग आई थी नेशन स्टेट की। नेशन स्टेट ये एक्चुअली क्या है, बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं सर नेशन स्टेट क्या है। मैं एक सिंपल सा आपको आइडिया देता हूं। देखिए, नेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आपसे कोई बोले नेशन, तो नेशन का मतलब हो गया, नेशन विल बी रिलेटेड टू, आप कह सकते हैं कल्चर, कल्चर, ठीक है। ये चीज जरूर याद रखिएगा, कल्चर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं स्टेट, कभी कोई वर्ड यूज हो रहा है स्टेट, स्टेट का मतलब होता है यहां पर एक पॉलिटिकल एंटिटी, पॉलिटिकल। तो देखिए क्या फर्क आ रहा है, नेशनलिज्म एंड यूरोप के आने से पहले उस वक्त खाली नेशंस थे। नेशन का मतलब क्या हो गया, सिर्फ लोग बंधे थे कल्चर की वजह से, राइट। लेकिन जब नेशनलिज्म हो गया तो लोगों को लगा कि नहीं, ये हमारा देश है, हमारा ही घर है भैया, हम ही को रहना है यहाँ पर, क्यों ना इसमें हम बांध के रहें और अपनी एक टेरिटरी डिफाइन कर लें। तो उन्होंने वहां पर एक स्टेट बना दिया, यानी एक पॉलिटिकल एंटिटी। पॉलिटिकल एंटिटी का मतलब साथ में क्या हो गया कि यहां पर अब एक टेरिटरी भी डिफाइन हो गई। अब लोग सिर्फ कल्चर से नहीं जुड़े थे, एक टेरिटरी, एक पीस ऑफ लैंड के एरिया से भी जुड़े थे। इतना एरिया फ्रांस को हो गया, इतना एरिया जर्मनी को मिल गया, है ना। पहले कहां ये सब था, हिटलर था, सबको मार रहा था उठा के पूरे यूरोप में, है कि नहीं। लेकिन उस वक्त लोग सिर्फ कैसे बंधे थे, नाजिज्म की पॉलिसी से। कोई टेरिटरी नहीं था कि यहां तक नाजिज्म फैला है, जहां तक लोग नाजिज्म को मान रहे थे वहां तक जर्मनी था।
ऐसा ही होता था। लेकिन बाद में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन, ठीक है, जहां पर डिफाइंड टेरिटरीज भी आ गई, वो होता है नेशन। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। ये चीज यूरोप के अंदर आ गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे कि जब यूरोप के अंदर नेशनलिज्म आया तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिया में ये कॉन्शियसनेस कैसे आई, भारत के अंदर ये नेशनलिज्म वाली फीलिंग कैसे आई। पहला ऑप्शन, पहला मैंने आपको बताया नेशन स्टेट की वजह से, क्योंकि यूरोप में नेशन स्टेट बन गए थे, इसलिए वही चीजें इंडियंस को लगने लगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था कि लोगों को यूरोप में समझ में आया कि हु दे वेर, वो एक्चुअली है कौन और उनकी आइडेंटिटी क्या है, वो इस चीज को समझने लगे थे। उनको समझ में आ रहा था कि यार हमारी खुद की भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसको भी हमको बना के रखना है। जब ये फीलिंग लोगों के अंदर आएगी तो डेफिनेट सी बात है कि फिर वो एक नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हैं कि ये हमारा देश है। आप देखिए ये चीज डेफिनेटली होता है, ठीक है। सेकंड चीज, तीसरा बात जो इंपॉर्टेंट चीज था मॉडर्न नेशनलिज्म जब यूरोप में आया, और वो ये कि वहां पर एसआई होने लगा। ये मैंने आपको बताया है, एसआई मतलब क्या हुआ कि चीजें अब वहां डिनोट होने लगी सिंबल से, आइकन से, सॉन्ग्स, गानों से, आइडियाज से। तो जैसे आप देखिए नेशनल एंथम बन के आ जाता है, नेशनल सॉन्ग बन जाता है इंडिया में, राइट। वैसे ही वहां पर यूरोप में ये फीलिंग वहां पर डेवलप हुई। चीजों को, सिंबल्स की हेल्प से चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता था, सॉन्ग्स की हेल्प से चीजों को रिप्रेजेंट करते थे, है ना। तो कल्चर से लोग बंधे थे, और ये क्या चीज है, दिस इज नथिंग बट कल्चर। सॉन्ग क्या होगा, इट्स अ कल्चर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट था कि जब मॉडर्निज्म, जब नेशनलिज्म आया यूरोप में, तो मैंने क्या बताया कि वहां पर अब टेरिटरीज, बाउंड्रीज रीडिफाइंड हो गई, है कि नहीं। अभी तक क्या था, सिर्फ नेशन था, कल्चर से जुड़े हुए हैं लोग। जहां तक बदमाश, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया नाजी वाला, जहां तक लोग फॉलो कर रहे हैं नाजिज्म को, वहां तक जर्मनी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब ये नेशनलिज्म आया तो अब एक नेशन स्टेट बन गया, यानी अब हर की एक डिफाइंड बाउंड्री भी होगी। वही चीज मैंने आपको बताया कि स्टेट मतलब पॉलिटिकल एंटिटी बन जाता है अब कोई भी देश, और उसकी एक डिफाइंड टेरिटरी भी होती है। तो ये सिनारियो था जब नेशनलिज्म आता है यूरोप के अंदर। लेकिन वही मैंने आपको सवाल लिखा हुआ है कि ये चीज इंडिया में, ये नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया में कैसे आई, ये कॉन्शियसनेस इंडियंस तक कैसे पहुंची, इसको देखते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि एज यू कैन सी, इंडिया में नेशनलिज्म कैसे आया, या फिर सवाल ये कह सकते हैं कि किस तरह से हमने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को शुरू किया। मैंने आपको बताया कॉलोनियल मूवमेंट क्या हुआ, ब्रिटिश का मूवमेंट, इट्स अ कॉलोनियल मूवमेंट। कॉलोनी बनाया ब्रिटिश ने अपनी अलग अलग जगह, इंडिया को भी कॉलोनी बना लिया उन्होंने, राइट। अब उस कॉलोनियल मूवमेंट के खिलाफ जब हम लड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो जब भारत ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से लड़ रहा था इन नीड ऑफ नेशनलिज्म, जब इंडिया नेशनलिज्म की कोशिश कर रहा था, तब उसको रास्ते में इस जर्नी के पीरियड में समझ में आया कि हमको उसके लिए बहुत ज्यादा यूनिटी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और उसको समझ में आया कि हम लोग काफी ज्यादा ऑपरेस हो रहे हैं, हमें काफी दबाया जा रहा है, हमें काफी सप्रेस किया जा रहा है। ये इंडियंस को समझ में आया जब वो लोग यहां पर क्या कर रहे थे, वो लोग यहां पर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स के खिलाफ लड़ना शुरू किए। मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, आई टोल्ड यू कि जब हम लोग नेशनलिज्म की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, गिवन यू दिस एग्जांपल 1857। क्या होता है 1857 में, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है कि नहीं होती है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये लड़ी जाती है। क्या इंपॉर्टेंस है इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, क्या इंपॉर्टेंस लगता है आपको, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। इंपॉर्टेंस इज, आप देखिए इस लड़ाई से क्या, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुई, पहली बार इंडिपेंडेंस की लड़ाई। क्यों, क्या इससे पहले लड़ाइयां नहीं हुई थी, बहुत हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मराठा वॉर्स, बहुत सारी वॉरें हुई थी, लड़ाइयां हुई थी, लेकिन उनको कभी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं बोला गया। क्यों, क्योंकि 1857 की वॉर में पहली बार ये रियलाइजेशन हुआ था कि सारा कंट्री, इंडिया सारा एक साथ खड़ा था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये फीलिंग पहले भारत को पहली बार आई, क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था, सब आपस में लड़ रहे थे, बंगाल लड़ रहा है पंजाब से, पंजाब लड़ रहा है हैदराबाद से, हैदराबाद लड़ रहा है मराठा से, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और अंग्रेज इसका फायदा उठा ले गए। अंग्रेज घुसे इंडिया में, सबको मारा उठा के। सबसे पहले अंग्रेजों ने बंगाल को मारा, बंगाल को मारा तो हैदराबाद बहुत खुश हो गया, अरे पिट गए, बहुत उछल रहे थे। फिर उसके बाद हैदराबाद को मारा तो मराठा खुश हो गए, मराठा को मारा तो मैसूर खुश, टीपू सुल्तान वाज हैप्पी, टीपू सुल्तान को मारा पंजाब वाज हैप्पी, पंजाब को मारा कश्मीर खुश हो गया। जब सबको मारा अंग्रेजों ने तो सब लोग अपने गाल पे हाथ लेके खड़े थे,
पूछा उन्होंने, भैया क्या हुआ? तो उसने कहा मारा। तो तुमको भी मारा? बोले हमको भी मार रहा है। तो तब पता चला पूरे इंडियंस को कि यार ये सबको मारते हैं। उस वक्त भारत के लोगों के अंदर ये फीलिंग आई कि यार हम सब लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, ऑप्रेस किया जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि हम सब यूनाइट हो जाए। और 1857 की वॉर में यही चीज सामने आती है कि हम सब लोग यूनाइट होकर लड़ते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ना ही इस लड़ाई, इस वॉर से हमको आजादी मिली, ना ही ये हमारी पहली वॉर थी, फिर भी इसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही। तो जब भारत इंडियंस एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से नेशनलिज्म की तरफ जा रहे थे, तब उनको समझ में आया वी नीड यूनिटी। तब उनको समझ में आया कि यार हम लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा है, हम लोगों को सप्रेस किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये जो पूरा रास्ता था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से लेकर नेशनलिज्म का, दिस हैपेंड कांग्रेस के साथ अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो कांग्रेस की लीडरशिप में अंडर महात्मा गांधी ये एक पूरा मूवमेंट चलता है। और इस पूरे मूवमेंट में यहां पर आप देखेंगे दो मेजर मूवमेंट्स जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और दूसरा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्लियर हो गया? इन दोनों मूवमेंट्स को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट इवेंट था जब कांग्रेस के अंडर यहां पर महात्मा गांधी चीज जो है वो शुरू करते हैं, राइट। तो देखिए 1914 से लेकर 1919 का सिनारियो था जब पहली वर्ल्ड वॉर शुरू होती है 1914 में। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आप देखिए पोस्ट 1919 क्या होता है। जब ये पहली वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, सो यू विल सी देयर वाज न्यू सोशल क्लास, नई सोशल क्लास सामने आ जाती है। यू विल सी नए एरियाज मिल जाते हैं, नया नए मूवमेंट शुरू होते हैं। ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक सवाल पूछा जाता है और वो यही सवाल है, इसको लिख लीजिए, यहां पर मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट वेर द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर, क्वेश्चन व्हाट वेर द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये आपका 5 नंबर का आंसर लिखा हुआ है। लेट अस सी। पहला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ? इट लेड टू, पॉइंट नंबर 1, इट लेड टू न्यू पॉलिटिकल सिनेरियो एंड न्यू इकोनॉमिक सिनेरियो। पहला पॉइंट ये लिख के आना है आपको। दूसरा पॉइंट, इट लेड टू, नंबर 2, जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स थे वो बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर था ना। वर्ल्ड वॉर लड़ोगे, कैसे लड़ोगे, कैसे जाओगे? डंडी वंडी थोड़ी मारोगे, अरे यार ले जाओगे बंदूक, कारतूस, गोला ले जाओगे पूरा मारने के लिए। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन जो डिफेंस एक्सपेंडिचर यहां किया जा रहा था वो वॉर लोन्स जो लिए गए थे उनसे खर्चा निकाला जा रहा था। ये एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट था। लोन लिए गए थे वॉर के लिए, और उसमें क्या हो रहा था? उसमें पूरी इकोनॉमी की ऐसी हो रही थी। ठीक है ना। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर, वॉर लोन्स, और साथ में आप देखोगे वॉर लोन जब लिए गए तो कस्टम ड्यूटीज बहुत हाई कर दी गई थी, टैक्सेस इंपोज कर दिए गए थे, और इनफैक्ट आप देखोगे उसी टाइम पे इनकम टैक्स एक्ट सामने आता है। पॉइंट नंबर 2, ये आपके लिए एग्जाम समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। पॉइंट नंबर 3 ये हो गया। कस्टम ड्यूटीज ले आई, टैक्सेस लगे, टैक्सेस में आप देखोगे कस्टम ड्यूटीज एंड द इनकमिंग ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। पॉइंट नंबर 3 क्लियर है। पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या होता है। 1919 के राउंड में आपको पता है कि एक एपिडेमिक आता है, जो अभी आप कोरोना का देख रहे हैं ना, ये कह रहे हैं ना कोरोना से 100 साल पहले भी ऐसा एपिडेमिक आया था जहां बहुत सारे लोग मर गए थे। तो 1919 1920 का वही टाइम था जब एक एपिडेमिक आया था। और उस एपिडेमिक के टाइम में क्या हुआ था कि आप देखेंगे वो एक वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट वहां भी देख। एक तो वैसे ही लोग मर रहे हैं एपिडेमिक से, ऊपर से भैया ये लोग वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। ये नहीं कि वैक्सीन बनाया बैठ के, आज भी कौन सी बना ली इन्होंने, है ना। तो क्या हुआ, ये भी एक इफेक्ट था। वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट ये था कि ऑलरेडी एपिडेमिक था, प्रॉब्लम्स थी, वो और बढ़ गई बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ये एक इफेक्ट था। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 था कि बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, और फूड प्राइसेस हाई होने की वजह से ये ज्यादा महंगे हो गए, और साथ में उसी सालों में क्रॉप्स का फेलियर भी हो गया। क्रॉप फेल हो गया, जब क्रॉप फेल हो गया तो क्या हो गया, खाने की शॉर्टेज हो गई, फूड शॉर्टेज हो गया, तो प्राइसेस हाई हो गए, और प्राइसेस हाई हो गए तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि खरीद पाते। ये 5 पॉइंट हैं, आपके 5 मार्क्स में आते हैं। ऐसे ही लिख के आइए 5 पॉइंट्स, यू विल गेट 5 मार्क्स। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ल्ड वॉर इसका जब खत्म होती है 1919 में, तो यू विल सी दी आउटकम क्या निकल के आया। पहले तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स, बहुत ज्यादा दिक्कतें लोगों को हुई। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया जब लड़ाइयां होती हैं तो पैसा खर्च होता है, और जब पैसा खर्च होगा तो डेफिनेटली इट विल लीड टू द इकोनॉमिक हार्डशिप्स। इकोनॉमिकली किसी को भी दिक्कत होगी,
तो वो यहाँ पर लोगों को हिंदुस्तान में हो रही थी, इनफैक्ट नॉट ओनली इंडिया, एवरीवन वाज सफरिंग बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। तो ये तो एक ऐसा इफेक्ट है, ऐसा आउटकम है जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में देखा गया था। ठीक है, साथ में आप देखोगे ये एक इंपॉर्टेंट फीचर था जो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिला था, बिकॉज 1914 से 1919 के फेज में वर्ल्ड वॉर हुई, तो वहां ब्रिटिशर्स को चाहिए थे लोग जो उनकी तरफ से जाके लड़ पाते वर्ल्ड वॉर में। तो वहां पर हुआ फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती उठा के लोगों को रिक्रूट किया गया आर्मी के अंदर, जाओ लड़ो। दिस वॉज दी फोर्स रिक्रूटमेंट इन दी आर्मी। इससे क्या हुआ, सोल्जर की सप्लाईज बढ़ गई, और वो कहां से बढ़ाने लगे, रूरल एरिया से, गांव गांव से पकड़ के ले आए, चलो भैया चलो नौकरी लो। आज के टाइम पे नौकरी के लोग मर रहे हैं, पहले बुला बुला के नौकरी दे रहे थे, चलो नौकरी लो। समझ रहे हैं आप? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम था, दो इंपॉर्टेंट आउटकम्स, पहला इकोनॉमिक हार्डशिप और दूसरा बड़ा आउटकम था फोर्स रिक्रूटमेंट इन दी आर्मी। क्लियर? अब जब ये सब चीजें होती हैं, व्हेन दिस आउटकम इज देयर, तो फिर 1919 के टाइम में आप देखोगे, उससे पहले गांधी जी केम इनटू पिक्चर। 1915 गांधी जी कम्स टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और उसके बाद गांधी जी की लीडरशिप में जब ये सब बवाल चल रहा था कि फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक हार्डशिप चल रही है, तब गांधी जी के यहाँ पर लीडरशिप सामने आती है। तो महात्मा गांधी कम्स इनटू पिक्चर इन दिस सिनेरियो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब गांधी जी जब आते हैं तो गांधी जी रिटर्न्स टू इंडिया एज आई टोल्ड यू इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में ही वो अपने जो पॉलिसीज थी सत्याग्रह एक्सेट्रा उसको वहां अप्लाई कर चुके थे पहले ही। अब वो जब इंडिया आए तो उन्होंने अपना इसी चीज को टूल माना, और इसी चीज की मदद से उन्होंने यहाँ पर यही काम किया, और सत्याग्रह को यहाँ भी उन्होंने यूज किया एज अ वेपन। सत्याग्रह का मतलब क्या था, दो चीजें। सत्याग्रह के ट्विन प्रिंसिपल्स थे, ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा, ये दो उनके प्रिंसिपल्स थे सत्याग्रह के। इन्हीं दो प्रिंसिपल्स को उन्होंने इंडिया में भी अप्लाई किया व्हेन ही कम्स टू इंडिया, राइट। तो साउथ अफ्रीका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये रेसिस्ट की लड़ाई वहां ऑलरेडी जीत चुके थे, ही वाज सक्सेसफुल, और इसी मास एजिटेशन के तरीके को उन्होंने आके इंडिया में अप्लाई किया, और उनका ट्विन प्रिंसिपल्स उसको भी यहां पर अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब जब यहां पर वो इंडिया आते हैं महात्मा गांधी, तो सबसे पहले उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं थे, लेकिन उनके बड़े बड़े मूवमेंट और सत्याग्रह थे। ठीक है, तीन बड़े सत्याग्रह उनके, एक्चुअली सत्याग्रह उनके आप देखोगे खाली चंपारण में था और खेड़ा था, अहमदाबाद में तो एक मिल स्ट्राइक हो गई थी जिसको रिजॉल्व कराने पहुंच गए थे। लेकिन आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो अगर आप हायरार्की में लगाने को आ गया, पहला कौन सा इवेंट हुआ, तो पहले चंपारण हुआ था, फॉलोड बाय अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और फिर उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। जबकि आप नोटिस करिए अहमदाबाद और खेड़ा 1918 में ही हुए हैं दोनों, लेकिन खेड़ा बाद में हुआ है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स। चंपारण में क्या हुआ, व्हेन गांधी जी कम्स टू पिक्चर, चंपारण इट्स इन बिहार, यहां जगह है, और यहां पर जो इशू था दैट वाज ऑन द इशू ऑफ इंडिगो प्लांटेशन। यहां जो किसान थे उनको फोर्स कर रहे थे कि इंडिगो प्लांट किया जाए। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, इंडिगो प्लांटेशन दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो इंडिगो प्लांटेशन के लिए बोला गया कि इंडिगो प्लांट करोगे। भाई इंडिगो तो प्लांट कर लेते, लेकिन यहां पर अंग्रेजों ने कहा विदाउट एनी पेमेंट, पैसा आपको हम एक नहीं देंगे। तो भैया क्यों करेगा कोई काम, इसी वजह से यहां पर बवाल हो गया, और चंपारण में गांधी जी को बुलाया किसने, राजेंद्र कुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला, आप राजेंद्र लिख लीजिए पूरा, राजेंद्र कुमार शुक्ला। ठीक है, गांधी जी वॉज कॉल्ड बाय राजेंद्र कुमार शुक्ला, और जब उनको बिहार बुलाया गया, चंपारण बुलाया गया, तो गांधी जी वहां पहुंचे टू एसेस द सिचुएशन इन द ईयर 1917, और वहां पर उन्होंने कहा कि इंडिगो प्लांटर्स जो इंडिगो प्लांट कर रहे थे कि डोंट डू दिस, प्लांटेशन मत करिए आप लोग। ठीक है, ये उनका चंपारण सत्याग्रह था कि इंडिगो प्लांटर्स को वहां पर बचाना, क्योंकि वो बहुत एक्सप्लॉइट हो रहे थे, काम भी करवा रहे हो, पैसा भी नहीं दे रहे हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, जब वो चंपारण में ही थे तो अहमदाबाद से एक आदमी है, उसका नाम था अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई, इसकी एक आई थिंक सिस्टर थी, इसका नाम था अनुसुईया साराभाई। बुलाया गया अहमदाबाद, क्यों, व्हाट वाज द इशू? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में इशू क्या था, इशू था वेजेस का। हुआ ये कि अहमदाबाद 1918 में इस वक्त एक एपिडेमिक हो गया था, जिसकी वजह से वहां जो लोग काम कर रहे थे मिल्स में, वो पलायन करने लगे थे, वो मिल छोड़ के जाने लगे थे। तो वहां के ओनर ने अहमदाबाद में उन
वर्कर्स को रोकने के लिए क्या किया, उनको इंसेंटिव देना शुरू कर दिए कि ऐसा है ठीक है जाओ नहीं हम पैसा बढ़ा के दे देंगे तुमको, ठीक है। लेकिन जब पैसा बढ़ा तो दिया, वर्कर्स रुक गए, लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल हुई एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड रिटर्निंग बैक, तो इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वालों ने, जो ओनर था इसका, उसने क्या किया, वो इंसेंटिव्स को दोबारा कम कर दिया, वेजेस कम कर दी। ये इशू था यहाँ पर वर्कर्स का। वर्कर कह रहे थे कि जो उन्होंने हमारा पैसे सेट किए, वेजेस लगाए रखी हैं, वो कम है, हम उस पर काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस वाज द डिस्प्यूट। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का जो ओनर थे वो अलग रेट रख रहे थे एंड जो वर्कर्स दे वांटेड अ डिफरेंट वेजेस। इस इशू को सॉल्व करने के लिए यहां पर गांधी जी वेंट टू अहमदाबाद एंड दिस इज बेसिकली रिफर्ड टू एज द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक डिस्प्यूट केस, ठीक है। यहां पर ये सारे मामले हुए थे, समझ में आ गया इशू क्या था, ओवर दी वेजेस, ओवर दी इंसेंटिव्स। और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा पहुंचे वहां पर, और खेड़ा में यहां पर क्रॉप्स फेल हो गई थी उस साल 1918 में, और जब फसलें फेल हो गई तो यहां पर अब किसानों के पास पैसा नहीं था कि वो उस जमीनों का रेंट दे पाते, और जब रेंट नहीं दे पाए लेकिन फिर भी अंग्रेज उनसे यहां पर रेंट मांग रहे थे, अब रेंट कहां से देते। इस सेंस में यहां पर गांधी जी को खेड़ा बुलाया गया एंड गांधी जी यहां पर अपील्ड टू द पीपल, उन्होंने लोगों से अपील किया, पीजेंट से, वर्कर से उन्होंने अपील किया, यू आपको यहां पर ये देने की जरूरत नहीं है, रेंट देने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये यहां पर गांधी जी के 3 बड़े एक्सपेरिमेंट्स थे, जिसको मैं एक्सपेरिमेंट बोलता हूं, क्योंकि गांधी जी जब पहली बार इंडिया में ऐसे आए तो उनके सबसे पहले जो कारनामे थे और जो उन्होंने चमत्कार किया था, जो अपनी छाप छोड़ी थी, वो यहीं से कहानी शुरू होती। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ गांधी इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके डेफिनेटली पूछा जाएगा। आई होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई, दैट इज द कमिंग अप ऑफ रोलाट एक्ट। अब ये रोलाट एक्ट क्या था, सिंपल सा है, मैंने यहां मीनिंग लिख दिया है आपको, नो अपील, नो दलील, नो वकील। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि आपको उठा के जेल में रख दिया जाएगा और आपसे आपकी अपील भी नहीं सुनी जाएगी कि क्या कहना चाहते हो, क्यों कहना चाहते हो, कुछ नहीं, उठा के रख देंगे जेल में। नो दलील, कोई दलील नहीं होगी, और आपको उसके लिए केस लड़ने के लिए कोई वकील भी नहीं मिलेगा। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ रोलाट एक्ट। ऐसे याद कर लो, उठा के जेल में रख देंगे, आपको पूछेंगे भी नहीं कि अपील कर पाओ कि अथॉरिटीज के अगेंस्ट भैया हमको जबरदस्ती उठा के रख दिया है। नो अपील, नो दलील, कोई आर्गुमेंट नहीं, नो वकील, कोई सपोर्ट नहीं किसी चीज का, ठीक है। ये था रोलाट एक्ट। अब रोलाट एक्ट में हुआ क्या एक्चुअली कि 1918 के टाइम में आप देखिए तो बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ गई थी। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि रोलाट एक्ट बेसिकली आया क्यों, तो 1918 के टाइम पे बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ गई थी उस रिवॉल्यूशन इंडिया की तरफ से, इंडियंस की तरफ से। तो उस रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को चेक करने के लिए उन्होंने, अंग्रेजों ने यहां पर एक सेडिशन कमेटी बनाई थी, ठीक है। सेडिशन कमेटी बनाई थी जिसको हेड किया था सिडनी रोलाट ने। अब इसको हेड किया था सिडनी रोलाट ने, इसलिए इसका नाम रखा गया था रोलाट एक्ट। लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा इंडियंस ने अपोज किया था कि अगर आप कोई इस तरह का एक्ट बना देंगे जिसमें कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, तो हम इसको बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। और जब ये एक्ट फाइनली अंग्रेजों ने इंडियंस के बहुत मना करने के बाद भी पास कर दिए, तो उसके बाद इंडिया ने इसी एक्ट को बोला दीज आर ब्लैक एक्ट्स। पूछा जाता है कि रोलाट एक्ट को और किस नाम से जानते हैं। पॉइंट इज क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हो रहा था, रोलाट एक्ट में आपको बिना किसी ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में डाल दे रहे थे। सिंपल, उनको लग रहा था कि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है आदमी, उसको उठाया और जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, वो अपील नहीं कर सकता कि हमको जेल में फेंक दिए हैं, हमको निकलवा लो। नो अपील, नो दलील, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, बहुत मारेंगे, बोलोगे तो कान पे मारेंगे। और नो वकील, कोई वकील भी नहीं मिलेगा आपको। तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी रोलाट एक्ट के बाद। और इस सिनारियो में आप देखिए गांधी जी यहां पर अपना सत्याग्रह सभा फॉर्म कर देते हैं। अब गांधी जी का क्या प्रिंसिपल्स है, सत्याग्रह, ट्रुथ एंड अहिंसा। तो गांधी जी हियर फॉर्म्स वन सभा दैट इज कॉल्ड एज सत्याग्रह सभा इन 1919। देखिएगा जरा, 1919 में बनाया। और जब ये सब सिनारियो रोलाट का चल रहा था, गांधी जी वाज अपोजिंग इट। गांधी जी ने कहा कि आप लोगों ने जो काम किया है ये हम लोग उसको बहुत ही ज्यादा अपोज करते हैं। एंड गांधी जी डिसाइडेड अ डेट, और उन्होंने कहा 6 अप्रैल 1919 को हम लोग हड़ताल करेंगे। 6 अप्रैल 1919 विल बी अ हड़ताल डे।
और जब वो दिन आया, हड़तालें हुई, काफी रैलीज निकाली गई, काफी स्ट्राइक्स हुई, रेलवे वर्कशॉप बंद कर दिए गए, ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग। और जब ये हुआ तो इसका आउटकम क्या देखने को मिला कि ब्रिटिशर्स जो है इस हड़ताल को, इस पूरे जो सिनेरियो को, गांधी जी ने कहा था ना कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, रैलीज निकाल रहे थे, जो स्ट्राइक कर रहे थे लोग, उनको यहाँ पर सप्रेस कर दिया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने क्रश कर दिया पूरा वो रैलीज को, पूरे लोगों को बहुत मारा गया था, बहुत ज्यादा लोग यहाँ घायल हुए थे, लोग मारे भी गए थे, ठीक है। ये सब ब्रिटिशर्स ने किया। और ये कब हुआ? ये हुआ 6 अप्रैल को, जिस दिन यहाँ पर रैली निकाली गई, जिस दिन हड़ताल हुआ, ये सिनेरियो उसी दिन का है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब ये चीजें आई तो आप देखिए हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे और 9 अप्रैल को गांधी जी को अमृतसर में जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। लोकल लीडर्स के साथ साथ गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया 9 को। और जब ये सब सिनेरियो हो गया, हालात बिगड़ते दिखे, क्योंकि यहाँ लोग उसके बाद भी बहुत ज्यादा बवाल कर रहे थे, तो मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब ये है आर्मी का रूल लगा दिया गया था। अब सारी चीजें जो है वो आर्मी के अंडर थी, मार्शल लॉ लग गया। अब यहाँ जो लोग थे, लोग जो बैंक रोड पे आ गए थे, जो रेलवे का काम चल रहा था, ऑल दिस चीज पे क्या हो गई, रोक लग गई। पूरा क्या हो गया, मार्शल लॉ लग गया। और मार्शल लॉ लगने की वजह से क्या हुआ, सारी पावर चली गई थी जनरल डायर के हाथ में। जनरल डायर के हाथ में सारी पावर चली गई। तो 9 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल का दिन आया। 10 अप्रैल को यहाँ पर ये सब लोग, गांधी जी के जो अरेस्ट हुए थे 9 अप्रैल को, उसका यहाँ पर ये बहुत ही पीसफुल प्रोसेशन निकाल रहे थे, बहुत ही पीसफुली यहाँ पर ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन अमृतसर की पुलिस यहाँ पर आती है और फायर करना स्टार्ट कर देती है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मारे जाते हैं 10 अप्रैल का दिन। और जब बहुत सारे लोग मारे जाते हैं तो इट वॉज ऑन 10 अप्रैल, यहाँ पर देखिए 10 अप्रैल को फिर फाइनली मार्शल लॉ लग जाता है, ठीक है। सिनेरियो समझ में आ गया। फिर देखिए 6 अप्रैल को क्या हुआ, गांधी जी ने कहा हड़ताल करेंगे, हड़ताल करी गई, रैलीज निकाली गई, स्ट्राइक्स हुई, रेलवे वर्कशॉप बंद हुए। फिर उसके बाद 6 तारीख के बाद आप देखिए, ये जो 6 तारीख का हड़ताल था उसको क्रश किया गया। 9 अप्रैल गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी जब जेल में गए तो उनके प्रोटेस्ट में 10 अप्रैल को प्रोसेशन निकाले गए। जब प्रोसेशन निकाले गए तो अमृतसर पुलिस आई और फायरिंग करना शुरू करती है। जब ये सब काम होता है तो उसकी वजह से मार्शल लॉ लग जाता है। मार्शल लॉ लगता है, इसका मतलब जनरल डायर को पावर चली जाती है। जनरल डायर के हाथ में पावर जाती है तो सॉरी 13 अप्रैल को यहाँ पर एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था जलियांवाला बाग के अंदर, और जनरल डायर वहां पर एंटर करता है। पूरे जलियांवाला बाग के जितने भी गेट होते हैं उन सबको बंद करवा देता है। प्लस उस दिन बैसाखी भी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ लेता है कि जिस दिन ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उस दिन कौन सा फेस्टिवल था, ठीक है। तो उस दिन बैसाखी भी सेलिब्रेट हो रही थी। लोग, गांव के जो लोग थे वो इकट्ठा थे गांव जलियांवाला बाग के अंदर, और वहां पर वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जलियांवाला बाग में जनरल डायर की एंट्री होती है और फिर उसके बाद वहां पर गेट बंद करने के बाद अंधाधुंध फायरिंग होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एंड इट वाज द सैडेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत खराब हुआ था, बहुत ज्यादा, ठीक है। आउटकम देखिए, क्लैशेस हुए पुलिस के साथ और यहां बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ा फोड़ा गया, लेकिन फिर भी सरकार ने उसको ब्रूटली रिप्रेस कर दिया। क्लियर? किस तरह से इवेंट कनेक्टेड है आप देख रहे हैं। रोलैट एक्ट, इमीडिएटली जलियांवाला बाग, ठीक है, ठीक है। तो अब रोलैट एक्ट के बाद जब ये सिचुएशन खत्म हुआ, जलियांवाला बाग खत्म हुआ, तो यहां पर एक इशू सामने और आता है, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज खिलाफत इशू। आसान भाषा में समझ लीजिए खिलाफत इशू था क्या, बहुत ही सिंपल में 1 मिनट लगेगा। था कि इंग्लैंड ने टर्की पे हमला कर दिया, ठीक है। टर्की जो था वो इस्लामिक देश है। इस्लामिक देश का मतलब ये था कि वहां पर कैलिफ, जिसको हिंदी में खलीफा बोलते हैं उर्दू में, वो वहां कैलिफ रूल कर रहे थे। तो इंग्लैंड ने टर्की पे हमला किया। टर्की एक इस्लामिक देश है, वहां पर जो रूल था वो खलीफा का था, कैलिफ्स का था। खलीफा मुस्लिम्स होते थे। तो जो इंडिया के मुस्लिम्स थे उनको लगा कि इट इज एन अटैक ऑन द प्रेस्टीज ऑफ द मुस्लिम्स। इंडिया के मुसलमानों को लगा कि यार ये तो हमारे मुसलमान के हेड पे, खलीफाओं पे हमला कर दिया है अंग्रेजों ने। तो इस वजह से मुसलमान भी उत्तेजित हो गए। मुस्लिम्स वेर एजिटेटेड बाय दिस कि हमारे हेड को आपने यहां पर हमला कर दिया। सो मुस्लिम्स वर नाउ अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स इंडिया के। देखना आप कहानी कैसे बन रही है। अपने आप सिनेरियो ऐसा हो गया कि जो मुसलमान था वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जब ये मुसलमान, समझ में आ रहा है ये खिलाफत इशू क्या था। खिलाफत इशू इतना था कि इंग्लैंड ने टर्की पे हमला किया। टर्की इज एन इस्लामिक कंट्री और वहां पर किसका रूल था, ऑटोमन एम्पायर का रूल था।
ऑटोमन एम्पायर में कौन रूल करता था? खलीफा रूल करते थे। खलीफा मतलब कौन हो गए? मुस्लिम्स हो गए। तो जब मुस्लिम्स को लगा तो मुस्लिम्स ने इसका रिएक्शन इंडिया में दिखाया और मुस्लिम्स ने एक खिलाफत कमेटी फॉर्म करी थी। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन मार्च 1919 इन बॉम्बे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ऐसे पूछा गया है कि खिलाफत कमेटी कब बनाई गई और कहां बनाई गई। ठीक है, खिलाफत कमेटी को बॉम्बे 1919 में यहां पर मार्च में फॉर्म किया गया था और इसके फाउंडिंग मेंबर्स वे शौकत अली एंड मोहम्मद अली। ठीक है, अब ये जो मेंबर्स थे शौकत अली मोहम्मद अली, इन्होंने क्या किया? ये दे वर अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स कि इन्होंने भैया तो मुस्लिम के खलीफा पे हमला कर दिया। लेकिन गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया कि यार क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए हिंदू मुस्लिम यूनिटी करने के लिए। अब कैसे, जरा वो कहानी समझिए। सिंपल सी बात ये थी कि चूंकि मुसलमान तो ऑलरेडी अंग्रेज के खिलाफ हो गया था, तो गांधी जी ने एक ये पोर्ट्रे करवाया कि हिंदूज भी अगेंस्ट हैं। डेफिनेट हिंदू तो वैसे ही अगेंस्ट थे क्योंकि हिंदू इंडिया पे तो रूल ही हो रहा था, तो इंडियंस तो वैसे ही अगेंस्ट थे अंग्रेजों के, अब मुसलमान भी हो गए। तो भैया क्या होता है, जब दो लोगों के दुश्मन एक ही होते हैं तो वो दो लोग दोस्त हो जाते हैं, है कि नहीं? यहां पर यही हुआ, हिंदू और मुस्लिम्स यूनाइट हो गए। This was the peak of Hindu-Muslim unity in the entire nationalism in India. इससे ज्यादा हिंदू और मुसलमान कभी भी क्लोज नहीं आए थे क्योंकि आपने लोगों के रिलीजन पे हमला कर दिया था, मुसलमानों के, मुस्लिम्स यू नो। ठीक है, तो गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया और उसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी की तरह देखा। तो खिलाफत कमेटी जब होती है, खिलाफत कमेटी की यहां पर क्या क्या डिमांड्स थी, क्या क्या बातें वो कह रहे थे? उन्होंने कहा पहली चीज कि कैलिफ मस्ट रिटेन दी मुस्लिम होली प्लेसेस। जब ये चीजें खत्म हुई, लड़ाई खत्म हुई, तो यहां पर जो खिलाफत कमेटी थी, भाई खिलाफत कमेटी, गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। क्यों? क्योंकि उनको तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी करानी थी और ही वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन दैट। तो यहां पर उन्होंने लीड भी किया इस मूवमेंट को और पहली डिमांड थी वो ये कि जो खलीफा है उसको होली प्लेसेस जो भी हैं मुस्लिम्स की, उसको वहां पर रिटेन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि जो लड़ाइयों से पहले, जो लड़ाई हुई थी, इंग्लैंड ने टर्की पर हमला किया था, लड़ाई से पहले जो भी प्री वॉर टेरिटरीज थी, जो टेरिटरी लड़ाई से पहले हमारे पास थी, उनके पास थी, टर्की के पास, वो उनको वापस कर दी जाए, नंबर 2। और नंबर 3 उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया, इराक, सीरिया और पैलेस्टीन, जिसको हिंदी में फिलिस्तीन बोलते हैं, ये सब जगह जो है ये किसी भी नॉन मुस्लिम रूलर को नहीं दी जाएगी। ये यहां पर चीजें बोल दी गई। ठीक है, इन 4 कंट्रीज को कहा कि ये नॉन मुस्लिम को नहीं दिया जाएगा। ये डिमांड थी इनकी यहां पर खिलाफत कमेटी की। तो बेसिकली ये जो खिलाफत इशू था, जो बेसिकली मुस्लिम्स का इशू था ऑन ओवर द ब्रिटिशर्स, ये एक पैन इंडिया, पैन इस्लामिक मूवमेंट बन गया था। सारा इस्लाम, सारा मुस्लिम जो देश था वो इसके अगेंस्ट आ गया था। ठीक है, तो यहां आप देखिए हो क्या रहा था, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई कैसे? मुसलमानों के लिए इट वाज एन अगेंस्ट द अटैक ऑन कैलिफ। भाई वो तो खलीफा के अगेंस्ट, खलीफा के फेवर में थे, तो खलीफा पे हमला हो गया तो मुस्लिम्स तो इसलिए एजिटेट हो गए थे, और हिंदू दे वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो भैया दोनों बात तो एक हो गई, ब्रिटिशर्स ने ही खलीफा पे हमला किया था। मैंने आपको बताया कि जब दो लोगों के दुश्मन एक हो गए तो दोनों लोग मिल जाते हैं ताकि हम बहुत ही स्ट्रांगली लड़ाई लड़ सकें उस दुश्मन से। यही यहां पर हुआ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपनी यहां पर पीक पे आ चुकी। कितना क्लियर हो गया यहां तक? अब आप देखिए यहां पर क्या होता है कि खिलाफत कमेटी जो है इलाहाबाद में होती है और इलाहाबाद में डिसाइड करते हैं कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू करेंगे। इट वॉज नॉट अडॉप्टेड, याद रखिएगा, मैं आपसे भी कह रहा हूं, खाली यहां पर खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में ये डिसाइड किया कि हम यहां नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करेंगे। तो इस चीज की शुरुआत के लिए यहां पर गांधी जी सामने आते हैं और गांधी जी कहते हैं ठीक है, स्ट्राइक करवाते हैं। 1 अगस्त 1920 को हम लोग स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को स्ट्राइक करेंगे और ये जिस दिन स्ट्राइक की डेट डिक्लेयर हुआ वो एक काफी सक्सेसफुल डेट निकल के आई, क्योंकि उस दिन स्ट्राइक तो थी, साथ में उस दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो गई, जिसकी वजह से लोग और क्या हो गए, सारे लोग जो है रोडों पर उतर आए। तो प्रोसेशन जो था वो बहुत बड़ा हो गया, वो जुलूस बहुत हो गया, इट वॉज सक्सेसफुल। तो गांधी जी बेसिकली स्ट्राइक करते हैं 1 अगस्त 1920 को और वो सक्सेसफुल होता है क्योंकि उस दिन बाल गंगाधर तिलक की डेथ भी हो गई। दिस वाज कोइंसिडेंस कि उनकी डेथ भी उस दिन हो जाती है। एंड फाइनली आप देखोगे इन सितंबर 1920 इन द कलकत्ता सेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस सेशन में यहां पर अडॉप्ट किया गया था,
तो इन सितंबर 1920 इन कलकत्ता सेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज अडॉप्टेड। ठीक है, ये जो सब चीजें थी, गांधी जी को स्ट्राइक करने का पावर ये सब दे दिया था उन लोगों ने, खिलाफत कमेटी वालों ने, कि गांधी जी आप पूरी लीडरशिप लीजिए और आगे जैसा करना वो करिए। तो बेसिकली यहां पर खिलाफत कमेटी की 3 डिमांड थी। पहली डिमांड क्या थी? पंजाब के इनजस्टिस का हमको पूरा बदला चाहिए, हमको पूरा इसका लेखा देखा चाहिए, पंजाब इनजस्टिस यानी जलियांवाला बाग। दूसरा उन्होंने कहा कि हमको खिलाफत इशू के ऊपर पूरा हमको रेजोल्यूशन चाहिए, हमें चाहिए खिलाफत इशू के बारे में बताइए क्या कह रहे हैं आप लोग। और तीसरा उन्होंने कहा कि हमको चाहिए स्वराज यानी सेल्फ रूल, हम स्वराज करना चाहते हैं, खुद को राज करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली यहां पर खिलाफत कमेटी की 3 डिमांड्स थी जब गांधी जी इस लीडरशिप को ओवरटेक कर लेते हैं। तो कलकत्ता के सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सितंबर 1920 में अडॉप्ट कर लिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखिएगा, वन लाइनर में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा कि गांधी जी एक लीडर बन के निकल आए थे, गांधी जी इमर्ज्ड एज अ लीडर, गांधीयन आइडियोलॉजी फॉलो होने लगी थी, मल्टी क्लास मूवमेंट था ये, बहुत ज्यादा कैटेगरी के लोग जो है वो यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर एक आपको याद रखनी है कि इस पूरे मूवमेंट का गांधी जी जब आए ना तो काफी ज्योग्राफिकल कवरेज बहुत वाइड था उनका, काफी ज्यादा लोगों को उन्होंने कैप्चर किया, काफी ज्यादा लोगों को उन्होंने यहाँ पर पकड़ लिया था। ठीक है, उसके अलावा अनटचेबिलिटी का इशू उन्होंने उठाया, उसको एक नेशनल इशू बना दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था गांधी जी का, अनटचेबल का इशू नेशनल इशू बन जाना। ठीक है, और आप देखिए हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी थी वो एकदम पीक पे थी, ये चीज आपको यहाँ पर, ठीक है, तो गांधी जी का टोटल सिनेरियो था वो यही था, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए जरा। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आप देखेंगे क्या क्या लोग यहाँ पर पार्टिसिपेशन में थे। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन यहाँ बहुत ज्यादा था। ठीक है, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, ये एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूं फीचर्स, ये है हमारा फीचर्स, यहां लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए फीचर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम। पहला फीचर क्या था कि जो मिडिल क्लास था उनका पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था। मिडिल क्लास, अभी आप यही देखोगे कि मैं इसी को एक लिमिटेशन बना दूंगा क्योंकि सारे लोग नहीं ज्वाइन किए थे। मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था नॉन कॉपरेशन में लेकिन सब ज्वाइन नहीं करे थे। अच्छा, उससे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो मतलब सिर्फ नाम में ही लिखा हुआ है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी हम ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। इट विल बी अ एनसीएम, दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो पहला चीज क्या था कि मिडिल क्लास ने इस पर्टिकुलर मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, मिडिल क्लास भी नॉन कॉपरेट करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा चीज, स्टूडेंट्स ने क्या किया, उन्होंने स्कूल्स को कॉलेजेस को बाइकआउट कर दिया कि ठीक है भैया इनका स्कूल हम नहीं जाएंगे। जब स्कूल नहीं जाएंगे तो टीचर क्या पढ़ाएगा वहां पर, है कि नहीं, फीस नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। टीचर्स जो थे स्कूल्स में कॉलेजेस में, हेडमास्टर्स, उन्होंने स्कूल्स को बाइकआउट कर दिया, ये भी नॉन कॉपरेशन हुआ, हम आपके साथ कॉपरेट ही नहीं कर रहे हैं। जो लॉयर्स थे, लॉयर्स ने अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया, बिजनेस लॉयर्स अपने अपने घर चले गए। एंड फाइनली यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और निकल के आया नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट का, एक इंपॉर्टेंट पहलू है एंड दैट इज काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट कर दिया गया था। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो काउंसिल इलेक्शंस होते थे, यानी जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थे इंडिया में, थे कि नहीं थे भाई, ब्रिटिश इंडिया के कुछ टेरिटरीज थे, फिर प्रोविंशियल काउंसिल्स थे यानी स्टेट्स के एरियाज थे, तो उन काउंसिल्स का जो इलेक्शन होता था उसको यहाँ पर लोगों ने बाइकआउट कर दिया कि हम ये इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसी पार्टी थी जो इस इलेक्शन को बाइकआउट नहीं करती है एंड दैट इज जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। ये इसको यहाँ पर बाइकआउट नहीं करती है एंड जस्टिस पार्टी पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शंस व्हिच हैपेंड आफ्टर दैट। ये यहाँ पर फीचर्स हो गए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में, तो एनसीएम के ये हम इकोनॉमिक फीचर्स देख रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हम इसको इकोनॉमिक फीचर्स देखते हैं क्या क्या इसके इकोनॉमिक फीचर्स। अब सबसे पहले देखिए क्या हुआ, सबसे पहले फॉरेन गुड्स जो भी आते थे आप इंपोर्ट कर रहे थे उसको बॉयकॉट कर दिया, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सिंपल चीजें हैं, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वन शॉट ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। फॉरेन गुड्स इकोनॉमिक है ना, हर चीज ट्रेड से रिलेटेड होगी, फॉरेन गुड्स बाइकआउट कर दिया। लिकर शॉप्स को लूटना शुरू कर दिया क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो लिकर से मिलता है ना। लिकर शॉप्स को यहाँ क्या किया, पिकेटिंग, लूटना शुरू कर दिया। फॉरेन क्लोथ को जला दिया, बर्निंग, और फिर फॉरेन चीजें जो थी इंपोर्ट को, उनको यहाँ पर डायरेक्टली आधा कर दिया गया, फॉरेन चीजें हाफ इंपोर्ट होने लगी।
अपार्ट फ्रॉम आप देखोगे जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे उनकी ट्रेडिंग पे फर्क आया, डेफिनेट सी बात है कि वो फॉरेन चीजों में आप ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। एंड लास्टली इंडियन क्लॉथ को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया। यही 6 पॉइंट है, ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पढ़ लिया आपने, अब आता है यहाँ पर इसके लिमिटेशंस। यानी देखिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट मैंने आपको क्या क्या बताया, फॉरेन चीजों को, गुड्स को बाइकआउट करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा इंडियन चीजों को प्रमोट करना, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन होना, लॉयर्स अपना प्रोफेशन छोड़ देना, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बॉयकॉट करना, ये सब टोटल क्या है, ये नॉन कॉर्पोरेशन है। लेकिन यहाँ पर ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट क्या फुल्ली सक्सेसफुल था, नहीं, इसके कुछ कुछ लिमिटेशंस भी थे। जैसे अब नहीं, देखिए मैं अभी तक आपको बोल रहा था मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन था, लेकिन पॉइंट ये है कि मिडिल क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन था वो इतना इंप्रेसिव नहीं था। मतलब लोगों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन इतना इंप्रेसिव पार्टिसिपेशन यहां पर देखने को नहीं मिला। दूसरी बात ये थी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट थे, नेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस थे, वो हमारे यहाँ इतने ज्यादा नहीं थे, कम थे। इसलिए क्या हुआ कि जो लोगों ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को छोड़ा था, उनको कहीं और एडमिशन मिला ही नहीं, क्योंकि हमारे खुद के नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इतने थे ही नहीं, और थे तो उतने सीट्स नहीं थी इतनी, तो बेचारे स्कूल कहाँ जाते, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते क्या, नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। तो उनको वो बेचारे वापस फोर्स कर दिए गए, वो वापस गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस को ज्वाइन करने लगे। नंबर 3, काफी ज्यादा कम्युनल राइट्स देखने को मिले, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मोपला रेबिलियन सामने आता है, ये कहाँ होता है, केरला में होता है, ठीक है। ये नाम है मोपला रेबिलियन, केरला के एरिया में रेबिलियन हुआ था, ठीक है। तो इस तरह के कम्युनल राइट्स देखने को मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लॉयर्स ने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया था, वो वापस अपने अपने धंधे पे चले गए, अपने प्रोफेशन पे चले गए, फिर से वो अपना वकीली करने लगे, ठीक है। इसके अलावा जो खादी को प्रमोट कर भी रहे थे ना, कि भैया इंडिया का जो चीजें थी उसको प्रमोट की जाए, इंडियन क्लॉथ, ये क्लॉथ प्रमोट तो आप कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, जिसकी वजह से लोगों के बीच में ये फेमस इतना नहीं हो पाया। तो ये सारे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से क्या हो गए, लिमिटेशन हो गए। ये 5 पॉइंट आपको लिख के आने हैं, यही पांचों आपके फुल मार्क्स देखने को मिले, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब ये तो हो गया हमारा एक पोर्शन जहां हमने टोटली कवर कर लिया अपना फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत इशू और नॉन कॉर्पोरेशन। अब डिफरेंट एरियाज में कंट्री के ये मूवमेंट कैसे देखने को मिला, तो देखिए यहां पर जो रेबेलियन हम देखने जा रहे हैं कंट्री साइड में, कंट्री साइड मतलब क्या हो गया, जो एरिया हमारा गांव के एरिया होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंट्री साइड। तो गांव के एरिया में, विलेजेस एरिया में, या हम जो बोले रूरल एरियाज में, यहां पर सिनारियो कैसा था, यहां देखते हैं। तो देखिए रेबेलियन की बात करें तो या तो वो पीजेंट्स करेंगे, है ना, या वो ट्राइबल्स करेंगे। दो ही लोग हैं गांव में मिलेंगे आपको, पीजेंट्स या ट्राइबल्स। पीजेंट्स के बारे में आपको पहले बताता हूं। तो देखिए पीजेंट्स ने पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट किए। अब एग्जाम्पल के तौर पे एका मूवमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। एका मूवमेंट स्टार्टेड बाय मदारी पासी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एका मूवमेंट स्टार्टेड बाय मदारी पासी। इस पीजेंट मूवमेंट में आपको और भी मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे एक शुरू किया था बाबा रामचंद्र ने, ये एक एग्रेरियन राइट था, ये एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड राइट था, ठीक है। जहां पर आप देखेंगे दिस हैपेंड इन द एरिया ऑफ अवध एंड यूपी, मतलब अवध बेसिकली कहां पर है, लखनऊ वाला एरिया, अवध ये यूपी में, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ था, जो तालुकदार थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो काफी ज्यादा हाई रेवेन्यू मांग रहे थे, और इसी के खिलाफ यहाँ पर बाबा रामचंद्र ने एग्रेरियन यहाँ पर राइट्स किए थे। इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब यहां पर क्या चीज दिख रहा है आपको, पीजेंट मूवमेंट्स एक तरफ यहां लिखा है, मैंने आपको बताया मदारी पासी ने एका मूवमेंट शुरू किया था और बाबा रामचंद्र ने यहां पर एग्रेरियन राइट शुरू किए थे। अब यहां पर और पीजेंट मूवमेंट्स कैसे हुए, पीजेंट्स यहां पर क्या कर रहे थे, वो बेगार कर रहे थे। बेगार मतलब क्या होता है कि आपको फोर्सफुली वर्क कराया जा रहा है, साथ में आपको वेजेस भी नहीं देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बेगार, फोर्सफुली मेड टू वर्क एंड नो वेजेस, प्लस यहां उनसे काम करवाया जाता है लैंडलॉर्ड के फार्म्स में। तो बेसिकली पीजेंट्स ने कहा कि बेगार और वर्क इन चीजों को खत्म किया जाए, अबंडन किया जाए। थर्ड पॉइंट, ना पीजेंट की कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था, जब मन चाहे उनको लोग निकाल दे रहे थे अपने घर अपने काम से, ठीक है। एंड फोर्थली पीजेंट्स को यहाँ पर नो राइट टू इन दी लीज लैंड, कोई अगर लीज लैंड होती थी तो वहां भी इनका भी कोई उसमें कोई राइट नहीं होता था। तो इस तरह से ये सारे पीजेंट्स की मूवमेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ना, यही मैं आपको बता रहा था, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, रिडक्शन रेबेलियन कंट्री साइड, या तो पीजेंट्स होगा या ट्राइबल्स होंगे, ठीक है।
पीजेंट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो पीजेंट्स को मैंने आपके बारे में बता दिया। अब पीजेंट्स की कुछ डिमांड्स थी। क्या डिमांड थी? 3 डिमांड थी, यही आपको याद रखना है। ओनली 3 डिमांड्स। पहला कि भैया जो आप रेवेन्यू हमसे ले रहे हो उसमें रिडक्शन करिए, रिड्यूस द रेवेन्यू। नंबर 2, एबॉलिश द बेगार सिस्टम, ये जो बेगार सिस्टम था इसको एबॉलिश किया जाए, ठीक है, नंबर 2 हो गया। एंड नंबर 3 व्हाट दे वर सेइंग कि जो लैंड ओनर्स हैं, बताया ना ताल्लुकदार लैंड ओनर्स बहुत ज्यादा रेंट ले रहे थे, तो उन्होंने कहा पीजेंट की डिमांड ये थी कि इनको इनसे इन लैंड ओनर से सोशली बाइकआउट किया जाए। तो ये बेसिकली 3 डिमांड्स हैं जो आपके एग्जाम में अगेन पूछी जाएंगी। बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये तो कुछ मूवमेंट्स हो गए, मतलब हुए थे रूरल एरियाज में। इसके अलावा कुछ मूवमेंट्स और सामने आते हैं, जैसे कि एक मूवमेंट आता है नाई धोबी बंद। नाई मतलब क्या हो गया? बार बार, धोबी मतलब हो गया वॉशरमैन। तो बेसिकली यहाँ पर मूवमेंट क्या है कि जो सर्विसेज नाई दे रहा था, जो सर्विसेज धोबी दे रहा था, वो सर्विसेज क्या हो गई? बंद हो गई, मतलब वो सर्विसेज स्टॉप कर दी गई, वो सर्विसेज यहाँ पर रोक दी गई थी। तो एक मूवमेंट ये हो गया। इसके अलावा एक मूवमेंट देखने को मिला अवध किसान सभा। अवध किसान सभा मैंने आपको बताया, अवध का एरियाज ऑफ लखनऊ एंड नियर बाय। तो अवध किसान सभा किसने शुरू किया था ये मूवमेंट? दिस वाज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र। अब इनका मूवमेंट क्या था? व्हाट दे बेसिकली वांटेड, ये लोग चाह रहे थे कि भैया जो भी ग्रीवियंसेस हैं यहाँ लोगों की, उनको सुना जाए। और इस वजह से यहाँ पर अवध किसान सभा इनकी कम से कम विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे 300 से ऊपर ब्रांचेस सामने आ जाती हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो भी पुलिस और ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग सभा खोल लेते हैं, यही सभा में बहुत सारी ग्रीवियंसेस थी लोगों की, और लोगों की ग्रीवियंसेस किसके अगेंस्ट थी? ब्रिटिश के अगेंस्ट थी। लोगों की ग्रीवियंसेस पुलिस के अगेंस्ट थी। तो इन सब ग्रीवियंसेस को यहाँ पर टेकअप करने के लिए, उनको यहाँ पर एड्रेस करने के लिए जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने यहाँ पर क्या किया? अवध किसान सभा का फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब ये तो हो गया हमारा पीजेंट्स का। कमिंग टू ट्राइबल्स, यहां देखिए ट्राइबल्स की बात कर रहे थे ना हम लोग, ये वाला। तो रेबिलियन कंट्री साइड की बात करें तो मैंने आपको पीजेंट्स पूरा समझा दिया। अब हम बात करने वाले हैं ट्राइबल्स की, ठीक है। देखिए जरा ट्राइबल्स क्या है। ट्राइबल्स बिल्कुल आइसोलेट रहते हैं, है कि नहीं? आपको ट्राइबल्स देखने को जल्दी से नहीं मिलते हैं क्योंकि एकदम आइसोलेशन में रहते हैं वो लोग। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक जगह का एरिया है जिसको बोलते हैं हम लोग गुडिम हिल्स, ठीक है। इस गुडिम हिल्स में आप देखेंगे यहाँ ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली बेसिकली क्या किया, उन्होंने इन ट्राइबल्स को अपने साथ अटैच कर लिया था, ठीक है। ऑफिशियल वेर अटैच, ब्रिटिश ऑफिशियल वेर अटैच टू दिस गुडिम हिल्स, और ट्राइबल्स को यहाँ पर क्या किया? अपने साथ जोड़ लिया। अपने साथ जोड़ने का मतलब ये है कि ट्राइबल्स को यहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज में जाने नहीं दिया जाता था। ट्राइबल्स को मना करते थे कि आप कोई भी फॉरेस्ट में जाकर चीजें कलेक्ट नहीं कर सकते, फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये सब चीजें आप कलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ट्राइबल्स पे बहुत ज्यादा बंदिशें आ गई थी, बहुत ज्यादा उनको यहाँ पर रोक टोक होने लगी थी। तो फॉरेस्ट एरियाज में क्या कर दिया? एंट्री मना कर दी कि नहीं होंगी। गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरियाज को टोटली क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्डशिप्स देखने को मिली यहाँ पर ट्राइबल्स को। उसके अलावा देखोगे उनको मना कर दिया गया, फ्यूल आप कलेक्ट नहीं कर सकते, फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर सकते। अब यार ये बताओ, जब इतना तुम सबसे मना कर दोगे वो बेचारे क्या कर दे हैं? क्या छोड़ दे? मुल्क छोड़ दें, देश छोड़ दें? क्या मतलब है ये? आपने ऐसे छोड़ दिया तो सब करने को मना कर दिया। अरे फ्यूल वुड नहीं लोगे, फॉरेस्ट में नहीं जाओगे, कुछ नहीं करोगे, तो भाई इंसान तो इसके बाद पागल हो ही जाएगा ना। और जब पागल होगा तो क्या करेगा? मिलिट्री गुरिल्ला वॉरफेयर। ये इसका आउटकम था। इन लोगों ने अब क्या किया? गुरिल्ला वॉरफेयर करना शुरू कर दिया। गुरिल्ला वॉरफेयर मतलब ये होता है कि ट्राइबल्स ने अब पीठ पीछे ब्रिटिशर्स पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। होगा कि नहीं होगा? और वो मिलिट्री एंगल से था, मतलब यहाँ पर अब बंदूक का इस्तेमाल ट्राइबल्स भी यहाँ करने लगे थे। और गोरिल्ला मतलब ये होता है कि आप पीठ पीछे यहाँ पर हमला कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्रंट में आके लड़ाई लड़ रहे हो, इट्स अ गोरिल्ला वॉरफेयर। चुपके से जाएंगे, 2 ब्रिटिशर्स को मार के ले आएंगे। ब्रिटिशर्स को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, 2-2 कम कैसे हो रहे हैं हमारे। बाद में पता चला कि अरे भैया ये तो मिलिट्री गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट था जो गुडिम हिल्स में यहाँ पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में। आपको ये एरिया देखने को, तो बेसिकली ट्राइबल्स जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भैया हमको फॉरेस्ट एरिया में जाने दो, हम खाना पीना वहीं से खाते हैं, सारा हमारा सब मच्छी मसाला सब वहीं मिलता है, तुम वहीं नहीं जाने दे रहे हो हमको, क्या करें हम बताओ फिर। तो बेसिकली यहाँ पर ट्राइबल्स में आके बहुत फ्रस्ट्रेशन हुआ और फ्रस्ट्रेट हो गए, तो उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा रिवोल्ट कर दिया। अब जब यहाँ रिवोल्ट होता है ट्राइबल्स का, तो जाहिर सी बात है कि अब कोई ना कोई किसी ना किसी इंसान के लीडरशिप में करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वरना हर आदमी अपने आप को नेता समझ रहा है, तो एक नेता बना लो, उसी को मानो। यहाँ पर एक नेता सामने कौन आया?
अलूरी सीताराम राजू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन दी हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट। अलूरी सीताराम राजू, इसने क्या किया, ही वॉज बेसिकली एन एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ये लीडरशिप प्रोवाइड करता है और ट्राइबल्स को, और उसको मतलब अलूरी सीताराम राजू को यहाँ इनकारनेशन ऑफ गॉड माना गया है। मतलब सोच लीजिए इतनी ज्यादा उसको यहाँ वैल्यू थी, ठीक है, इतना ज्यादा उसका वैल्यू था कि उसको यहाँ पर इनकारनेशन ऑफ गॉड बोला जाता था। तो इसके लीडरशिप में यहाँ पर ये ट्राइबल्स का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हम डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड्स पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में अलग अलग जगह किस तरह से मूवमेंट हुए। तो मैंने आपको पीजेंट का बताया, एका मूवमेंट बताया, बाबा रामचंद्र का बताया, अवध किसान सभा बताया, नाई धोबी मूवमेंट बताया, ठीक है, आपको ट्राइबल्स का बताया, गुडिम हिल्स का बताया। अब मैं आपको प्लांटेशंस की तरफ ले चलता हूं। तो स्वराज प्लांटेशन, यहां पर क्या सिनारियो हुआ, असम में क्या हुआ, असम में वहां लोगों के लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम। तो इनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि आप टू एंड फ्रो मूवमेंट कर सके विद इन दी इंक्लोज्ड एरिया। मतलब अगर यहाँ कोई इंक्लोज एरिया है, बंद सा एरिया है, तो उसमें आप कहीं भी जा सकें, कहीं भी आप मूवमेंट कर सकें। ये चीज होती है असम के लिए फ्रीडम, असम के लोगों के लिए फ्रीडम। और साथ में आप अपना लिंक बनाए रखें अलॉन्ग विद दी अदर विलेजेस। तो जो और गांव भी हैं उनके साथ यहाँ पर लिंक भी बना रहे हैं इन लोगों का। ये होती है असम के लिए, वहां पर असम के लोगों के लिए फ्रीडम। लेकिन यहां क्या हुआ कि एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया गया था 1859 में। इस एक्ट के तहत क्या किया, उन्होंने इन लोगों को, असम के जो लोग थे, स्वराज प्लांटेशन, जो प्लांटेशन वर्कर थे, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आप मूवमेंट नहीं कर सकते, टी प्लांटर्स यहां पर मूव नहीं करेंगे विदाउट एनी परमिशन। जब ये चीज हुआ तो डेफिनेट सी बात है, यहां के लोगों को लगा कि यार ये क्या बकवास है, हम एक काम करेंगे, हम गांधी जी की बातों को मानते हैं, और वो ये कि हम नॉन कोऑपरेट करेंगे। तो बेसिकली इस तरह से स्वराज, जो असम के एरिया था, प्लांटेशन वर्कर थे, वो भी इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। क्यों, वो भी यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो गए थे ना, तो उन्होंने यही किया कि हम भी नॉन कोऑपरेशन करेंगे, हम भी यहाँ पर बात नहीं मानेंगे। तो उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टार्ट किया। गांधी जी के साथ वो आए, यहाँ गांधी राज उन्होंने माना, एंड उन्होंने कहा कि वी विल नॉट लिसन टू द ब्रिटिश। ये यहाँ पर इन लोगों ने बोला, ठीक है। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पर अलग अलग लोगों ने देश के अलग अलग एरिया में ये चीज देखा और इस चीज को अलग अलग तरीके से अप्लाई किया। मतलब क्या चीज, उन्होंने गांधी जी की जो बात थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरुआत किया था, ठीक है, 1920 से, तो लोगों ने देश के अलग अलग कोने में गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, और यही चीज एक प्रॉब्लम हो गई। जब आप अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वो गांधी जी का तरीका नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी का तरीका तो एक सेट डिफाइंड प्रिंसिपल था, क्या, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस का। लेकिन आप यहां देखिए, जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया, स्वराज का मूवमेंट हो गया, प्लांटेशन हो गए, पीजेंट्स का हो गया, ट्राइबल मूवमेंट्स हो गए, वहां पर देखिए वायलेंस हो रहा था, और वायलेंस वो गांधी जी का तरीका तो बिल्कुल भी नहीं था। इस वजह से गांधी जी को लगा, गांधी जी ने रियलाइज किया कि लोग अभी यहाँ तैयार नहीं है, दे आर नॉट वेल ट्रेन्ड, उनको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। इस वजह से गांधी जी ने 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। कभी भी आपसे रीजन पूछे व्हाई इट लेड टू द विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो सिंपल सा आंसर उसका यही है, बिकॉज पीपल वेर नॉट वेल ट्रेन्ड। नंबर वन, लोगों को पता ही नहीं था कि किस तरीके से मूवमेंट को चलाना है, ठीक है। और गांधी जी, बिकॉज बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था, बहुत ज्यादा हिंसा फैलने लगी थी, इस वजह से वहां पर गांधी जी ने क्या किया, 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। अब गांधी जी एक स्ट्रैटेजिस्ट थे, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होती थी, और वो यहाँ पर मासेस को बहुत अच्छे से यूज करना जानते थे, किस तरह से हम मासेस को इस्तेमाल करें। अब उनको पता था कि यहाँ मासेस की एक लिमिटेशन है, हर आदमी की लिमिटेशन होती है, आपकी हमारी एक लिमिटेशन है, थक जाते हैं एक टाइम के बाद। तो गांधी जी को पता था कि ये मूवमेंट करते करते लोग थक जाएंगे, और एक टाइम बाद इट विल नॉट बी वेरी इजी फॉर देम कि वो कंटिन्यू कर पाए विद मूवमेंट। इस वजह से उन्होंने कहा, एक तरीका निकाला जिसको हम लोग बोलते हैं STS, ठीक है, STS, दैट इज स्ट्रगल, ट्रूस एंड स्ट्रगल। क्या मतलब हुआ इसका, कि पहले आप स्ट्रगल करते रहिए, मतलब आप मूवमेंट चलाते रहिए, लेकिन जब आप एक टाइम पर थक जाएंगे तो दैट इज अ पीरियड ऑफ ट्रूस। ट्रूस में क्या करना है कि आपको शांत नहीं बैठना है कि चुप होकर बैठ गए, चलो भैया ठीक है, चिप्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ये सब नहीं करना है। ट्रूस का पीरियड वो पीरियड है जब लोग प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, जब लोगों तक लीडर्स पहुंचेंगे और उनको बताएंगे, उनको यहाँ मोटिवेट करेंगे कि भैया आपकी प्रॉब्लम्स एक ही हैं, आपको सप्रेस किया जा रहा है, आपको ऑपरेस किया जाएगा, मतलब उनका खून खौलाना कि चलो चलते हैं, अंग्रेजों को बहुत मारते हैं। तो वो ट्रूस का पीरियड है। जब यहाँ पर क्या होगा, ट्रूस के पीरियड में प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा, ठीक है।
ये याद रखिएगा कि ट्रूथ का पीरियड मतलब क्या हो गया, वो पीरियड जब प्रोपेगेंडा फैलाएंगे, जहां लोगों को मोटिवेट किया जाएगा कि आपको थक के नहीं बैठना है, ठीक है, थक के ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल ही मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, उस चीज के लिए यहां पर मोटिवेट करना। और जब ये ट्रूथ पीरियड खत्म होगा, दोबारा लोग मोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद यहां पर स्ट्रगल का पीरियड शुरू हो जाएगा और फिर लोग यहां पर अपने मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ने लग जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी थी यहां पर गांधी जी की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, यानी इसको बोलते हैं ST, ऐसे याद करते, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर अब क्या हुआ कि जब ये सब चीजें हो रही थी, गांधी जी के आपको अब प्रोपेगेंडा समझ में आ गया, उनका आपको सत्याग्रह करने का तरीका समझ में आ गया, तो यहां पर अब बात आती है कांग्रेस की। तो कांग्रेस जिस तरीके से अपने इस नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ा रही थी गांधी जी के एजेंडा पे कि हमको STS फॉलो करना है, हमको सत्याग्रह फॉलो करना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फॉलो करना है, तो यहां पर कांग्रेस के अंदर टूट हो गई, यानी वहां पर दो तरीके के लोग सामने आ गए, दो तरीके की विचारधाराएं सामने चलने लगी। एक वो लोग जो गांधी जी के आइडियाज में, गांधी जी के तरीकों में बिल्कुल विश्वास रखते थे और वो मानते थे कि जो गांधी जी कह रहे हैं वैसे ही करना चाहिए, उनको बोलते थे अब नो चेंजर्स, यानी वो कोई भी चेंज नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जिस तरीके से हम लोग नेशनलिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं STS के थ्रू, वो तरीका होता रहे। यानी वो चाहते थे कि जो अभी भी पेटिशंस का तरीका चल रहा है कि हम पेटिशन करते हैं अंग्रेजों से, हम प्रे करते हैं अंग्रेजों से कि भैया ऐसा कर दो, ये चीज फॉलो होती रहे। लेकिन उसी साइड कांग्रेस में कुछ एक तबका ऐसा भी था जो अब गांधी जी की पॉलिसीज और फिलॉसफी से बोर हो गया था और वो उनको गांधी जी की फिलॉसफी में या उनके आइडियाज में, उनके तरीकों में विश्वास नहीं रह गया था। इस वजह से वो लोग अब कांग्रेस के अंदर कुछ चेंज चाहते थे और इसलिए उनको बोलते हैं हम लोग प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स यहां पर क्या हुआ, वो क्या चाहते थे, वो कह रहे थे कि यार ये कब तक करते रहेंगे STS, पागल वागल हो क्या, घूमते रहोगे क्या STS में। एक काम करते हैं ना कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी इसको हम पार्लियामेंट कह सकते हैं, क्यों ना हम लोग उसका इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें, हम लोग इलेक्शन लड़े, जीते और पार्लियामेंट में पहुंच जाएं, और जब पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो अपने आप वहां पर अपनी हम लोग आवाजें रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे, अंग्रेजों को उस तरह दबाएंगे हम लोग। ये भी तरीका था। ये चीज यहाँ पर प्रो चेंजर्स के लिए बोली गई, ये प्रो चेंजर्स यहाँ पर ये चाह रहे थे। प्रो चेंजर्स कह रहे थे भैया ये बहुत हो गया, इससे बोर हो गए हैं, ये आप खत्म करो, अब थोड़ा सा क्या है हक्का नूडल्स से बिरयानी भी खिलाओ उनको, बहुत खा लिया दाल रोटी हमने। तो उन्होंने कहा प्रो चेंजर्स के लिए क्या लेके आए, इलेक्शन। उन्होंने कहा एक काम करते हैं इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम लोग पार्लियामेंट बोलेंगे, आज इसी को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। समझ में आ गया। तो जब आपको पार्लियामेंट के लिए चुनाव लड़ना है तो डेफिनेट सी बात है आपको पार्टी बनानी पड़ेगी, और यहां पर यही हुआ। चित्तरंजन दास, CR दास और यहां पर मोतीलाल नेहरू ने, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी फॉर्म किया जिसको बोलते हैं स्वराज पार्टी, और डेट बहुत ही ऐतिहासिक है, 1 जनवरी को हुआ 1923। तो चित्तरंजन दास जी यहां पर ये थे और साथ में मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर यहाँ ये पार्टी बनाई। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रो चेंजर्स की कैटेगरी में विट्ठल भाई पटेल भी थे, हाकिम अजमल खान भी थे। ये सब लोग जो हैं ये लोग प्रो चेंजर्स की कैटेगरी में थे, जो गांधी जी की फिलॉसफी को अब नहीं मानते थे और वो कुछ चेंज चाहते थे। और चेंज क्या था कि वो इलेक्शंस लड़ना चाहते थे टू दी पार्लियामेंट, या जिसको उस वक्त बोलते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर होता जा रहा है आपको। अब क्या हुआ कि जब यहां पर सिनेरियो ऐसा हुआ कि ठीक है चेंजेस, कांग्रेस में दो टूट हो गई और यहां कुछ लोग मानते थे कुछ लोग नहीं मानते थे कि किस तरह से करना है, तो फिर 1990 आते आते एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट पास हुआ, ठीक है। इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड नहीं यूज किया है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं इसका नाम यही है, मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट। अब इस एक्ट में क्या आया था आपको इतना नहीं जानना है, क्योंकि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बाहर चला जाएगा। ऑल्दो आप एनटीएससी में जब आएंगे तो डेफिनेटली वहां पर इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919। मैं आपको बता दूं एक छोटा सा पॉइंट जो उसमें था वो ये था कि हम ये जो एक्ट बना ना, इस एक्ट ने अलग अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए थे, ठीक है, मुस्लिम्स को, ठीक है, दलित्स को अलग अलग यहाँ पर सब दे दिया गया था। तो सिनेरियो क्या हुआ यहाँ पर, सिनेरियो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो एक्ट है 1919 का, इस एक्ट को हम लोग 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 1919 में ये एक्ट आया तो 1929 में इस एक्ट का रिव्यू होना था। भाई इसी एक्ट के थ्रू हिंदुस्तान चल रहा था, 1919 एक्ट के थ्रू ही भारत चलाया जा रहा था।
अब उन्होंने कहा कि जो 1919 का एक्ट है उस एक्ट की फंक्शनिंग को हम 10 साल के बाद रिव्यू करेंगे। इसका मतलब 1929 में उस एक्ट को रिव्यू होना था, लेकिन इसका रिव्यू करने के लिए 2 साल पहले ही यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक यहाँ पर इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भेज दिया इस एक्ट को रिव्यू करने के लिए। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, 2 साल पहले ही क्यों? क्योंकि ब्रिटिश में चुनाव आ गए थे और वहां पर चुनाव आने की वजह से सरकार को लग रहा था कि वो हार जाएगी चुनाव। इस वजह से उन्होंने पहले ही चुनाव से पहले ही उन्होंने अपने यहां चुनाव से पहले ही एक इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बेसिकली जॉन साइमन उसको हेड कर रहे थे। इस वजह से इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को हम लोग साइमन कमीशन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जितने भी मेंबर्स थे 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों यहां पर क्या थे, ऑल द मेंबर्स वेर ब्रिटिशर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, सारे मेंबर्स यहां पर क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था और इसी वजह से इस साइमन कमीशन को बहुत ज्यादा अपोज किया गया। जब ये साइमन कमीशन इंडिया आया तो स्लोगन लगना शुरू हो गए थे, आपको पता ही होगा, गो बैक साइमन, ये नाम से यहां पर स्लोगन लगना स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ये चीज? तो बेसिकली यहां देखिए कि ये सब चीजें जब चल रही थी, मतलब ये आपका साइमन कमीशन आ गया, साइमन कमीशन चीजें सामने आई, ठीक है, तो यहां पर अब क्या हुआ कि साइमन कमीशन को लोग अपोज करने लगे। साइमन कमीशन का बिल्कुल फेवर में नहीं थे लोग कह रहे थे भैया हम तो उनको बैठने नहीं देंगे, एक तो हमारा आदमी नहीं है इसमें, कोई हमको कुछ दिया ही नहीं इसमें आप लोग ने, नो इंडियन मेंबर इन दी कमीशन, क्या रिव्यू करने आ रहे हो आप लोग, फर्जी का रिव्यू कर रहे हो, पार्शियलिटी करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो लॉर्ड इरविन थे वो उस वक्त वाइसरॉय थे इंडिया के, और उन्होंने यहाँ पर इंडियंस को खुश करने की कोशिश करी, और खुश करने के लिए ही वाज द वाइसरॉय, ठीक है, अक्टूबर 1929 की बात है, ही वाज द वाइसरॉय। तो उन्होंने क्या किया, एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया, उन्होंने कहा भैया ऐसा है आपको हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। क्या डोमिनियन स्टेटस? बहुत मजा आएगा चूसना बैठ के उसको, मजा आ जाएगा डोमिनियन। लेकिन क्या है, जब डोमिनियन स्टेटस की बात करी तो इंडियन ने कहा भैया ये क्या है डोमिनियन स्टेटस, ये किस कौन सी सब्जी का नाम है, ये खाए नहीं कभी हम। तो उन्होंने कहा भैया डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं, पूरा एकदम समझ लो डोमिनेट करोगे पूरे, डोमिनियन नाम से पता चल रहा है, डोमिनियन स्टेटस, यू विल डोमिनेट। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि ऐसा है, बेवकूफ नहीं है कि लॉलीपॉप खाएंगे हम, हमको नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, एंड दे रिजेक्टेड द डोमिनियन स्टेटस। लेकिन गांधी जी ने कहा भैया ऐसा शांत रहो, इनको थोड़ा 1 साल का टाइम दो। गांधी जी सेड भैया गिव देम 1 ईयर, देखो तो कर क्या रहे हैं ये लोग, एक बार समझ तो लो। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का भैया रहने दीजिए, इनको नहीं चाहिए हमको डोमिनियन स्टेटस, दे रिजेक्टेड दी डोमिनियन स्टेटस, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो यहां पर देखिए फाइनली 1929 में लाहौर का सेशन होता है, जहां जवाहरलाल नेहरू उसको प्रिसाइड करते हैं, और यहां पर एक रेजोल्यूशन पास होता है कि हमको अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट पूर्ण स्वराज, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको पूरी आजादी यहां पर आप दीजिए। ये चीज की डिमांड जो है अब जवाहरलाल नेहरू ने अपने इस लाहौर सेशन में 1929 में रख दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज को यहां पर रेजोल्यूशन पास किया गया। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन किस सेशन में पास हुआ, हु प्रिसाइडेड इट, जवाहरलाल नेहरू। तो जो लॉर्ड इरविन ने लॉलीपॉप पकड़ाया था डोमिनियन स्टेटस का, तो उसको जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने तो आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, हटाओ उसको। गांधी जी ने हालांकि उसको फेवर किया था कि देख तो लो, लेकिन गांधी जी की बात वहां पर नहीं सुनी। यहां तक क्लियर हो गया? पूर्ण स्वराज का यहां पर रेजोल्यूशन पास हो गया 1929 में, और ये कहा गया उस रेजोल्यूशन को पास करने के बाद, भाई क्या मांगा उन्होंने क्या मांगा यहां पर इस रेजोल्यूशन में, उन्होंने कहा कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अपने आप कह दिया इन्होंने कि भैया 26 जनवरी 1930 हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा, 26 जनवरी 1930 विल बी आवर इंडिपेंडेंस डे, दे डिक्लेयर्ड इट। बट ये जो डेट इन्होंने रख भी दी थी, दिस डिड नॉट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, ज्यादा इस चीज को अटेंशन देखने को नहीं मिला। तो बेसिकली सवाल ये था गांधी जी के सामने कि अब क्या करें, अब करें तो क्या करें, नॉन कोऑपरेशन हो नहीं रहा है, लोग अपने हिसाब से चीजों को देख रहे हैं। तो गांधी जी ने सोचा, दिमाग लगाया, तिकड़म लगाया, करें तो क्या करें यार। तो उनको लगा कुछ ऐसा चीज करते हैं जहां पर गरीब अमीर सब एक साथ आ जाए, क्योंकि आप देखो एनसीएम में क्या दिक्कत थी, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन नहीं था ज्यादा। क्या दिक्कत थी, रिच और पुअर के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम बनी हुई थी, मतलब वो डिफरेंसेस की वजह से लोग एक साथ नहीं आए। तो उन्होंने कहा कोई ऐसा मुद्दा उठाओ जिसकी वजह से सारे अमीर गरीब सब आ जाए। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, नमक, मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तो नमक एक इशू बनाते हैं, नमक चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सब खाते हैं।
तो उन्होंने यहाँ पर सॉल्ट को एक बड़ा इशू लेके आए, उन्होंने सॉल्ट को एक बड़ा टूल, एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट, एक बड़ा हथियार सामने ले, और उन्होंने कहा, गांधी जी ने एक लेटर लिखा। क्यों? सॉल्ट को क्या क्या समझते हैं भाई? सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो हर आदमी कंज्यूम करता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ऐसा तो है नहीं कि अमीर है तो बहुत ज्यादा नमक खाएगा, गरीब है तो वह चुटकी भर खाएगा, चुटकी भर सिंदूरी कीमत तुम क्या जानो, ऐसा कुछ है नहीं भाई। हर चीज है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, नमक तो बराबर ही खाएगा ना इंसान, ठीक है। यहां पर गांधी जी ने फिर लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखा, एक खत लिखा, और उसमें कहा कि अगर हमारी ये 11 डिमांडें नहीं सुनी गई, if you are not listening, if you are not fulfilling our 11 demands by 11th of March 1930, अगर आप 11 मार्च 1930 तक हमारी ये डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे, so we will launch the civil disobedience movement। ठीक है, ये गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को खत लिख के भेजा। दिस लेटर वाज रिटन ऑन 31 जनवरी 1930, और उन्होंने यही कहा कि हमारी 11 डिमांडों को पूरी करिए 11 मार्च तक। लेकिन एक तरीके से क्या था, ये धमकी थी कि नहीं थी? किताबें लिखती हैं इट वाज एन अल्टीमेटम, पढ़ो अल्टीमेटम नहीं था, ये धमकी थी। भैया नहीं किया तो समझ लेना अंजाम, और अंजाम इसका आपको देखने को यही मिला कि फिर यहां पर वो लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की लॉन्च करते हैं बाय एबॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट टैक्स क्या था? सॉल्ट टैक्स नहीं देंगे हम। दूसरी बात यहां पर यह था कि सॉल्ट का प्रोडक्शन कोई नहीं कर सकता था, लेकिन गांधी जी ने कहा ऐसा ही कराओ तुम, हम तो करेंगे। तो उन्होंने कहा हमारी डिमांड मीट नहीं हुई है, और इसी वजह से आप देखोगे आउटकम वाज ऑन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हो गया था 12 मार्च 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे होती है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखेंगे आप तो बेसिकली ये शुरुआत होती है सॉल्ट मार्च से। सॉल्ट मार्च यहां पर देखने को मिलेगा, गांधी जी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ निकलते हैं 224 मील की यात्रा करने। ये 224 मील की यात्रा 24 दिन में पूरी होती है, जब वो शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से, और 24 दिन के बाद वो पहुंचते हैं दांडी, दांडी का तक पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए डेट क्या है, 12 मार्च को शुरू कर रहे हैं, 24 दिन कब होंगे? 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को दांडी पहुंच के वहां पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते, और इसको हम लोग बोलते हैं दांडी मार्च, और यहीं से हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। अब मैं आपको यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, और वो ये कि आप पूछ सकते हैं सर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फर्क क्या हुआ? फिर फर्क ये हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कहा गया था कि हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, वी विल नॉट कॉपरेट विद द पॉलिसीज व्हाटएवर द ब्रिटिश इज मेकिंग। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये कहा गया कि हम नॉन कॉपरेशन तो करेंगे नहीं करेंगे, वो तो हम मानेंगे नहीं, साथ में हम आपके बनाए कानूनों को तोड़ेंगे भी। समझ में आया? दो चीजें थी सिविल डिसोबीडियंस में। उन्होंने कहा पहली चीज ऐसा है कि हम एक तो एनसीएम करेंगे, हम नॉन कॉपरेशन करेंगे, साथ में उन्होंने कहा कि हम आपकी पॉलिसीज को ब्रेक भी करेंगे। तो जब ये दोनों चीज कंबाइन हो जाएंगी ना, ये दोनों चीज, तो इसी को मतलब हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस। अब इस तरह का जो सिविल डिसोबीडियंस था, ये सॉल्ट मार्चेस आप देख रहे हैं, ये देश के कई कोरों में देखने को मिली। एक तो आप देखेंगे केरला के अंदर एक व्यक्ति है, उनका नाम था के केलप्पन, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको बता रहा हूं के केलप्पन थे, उन्होंने भी सेम तरीके का सॉल्ट मार्च निकाला था। ठीक है, आप एनटीएससी में आओगे तो वहां पर मैं आपको इस चीज को डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आप सी राजगोपालाचारी ने भी यहाँ तमिलनाडु में यही चीज किया था, ये सॉल्ट मार्च निकाला था। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस में एक तो सॉल्ट मार्च हुआ। क्या सिर्फ सॉल्ट मार्च हुआ था? नहीं, इसके अलावा जो फॉरेस्ट के लॉस थे, यानी आप फॉरेस्ट में जाएंगे नहीं, वहां के किसी भी प्रोड्यूस को आप निकालेंगे नहीं, ले नहीं जाएंगे अपने साथ, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। पीपल स्टार्टेड एंटरिंग दी फॉरेस्ट, और वहां जाके वो सारा चीजों को कलेक्ट करने लग गए। दूसरी बात, चौकीदारी टैक्स को यहाँ पर क्या किया, अबॉलिश करने की बात करी गई, चौकीदारी टैक्स खत्म कर दिया गया। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान था, NWFP, वहां खान अब्दुल गफ्फार खान वहां पर था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते थे फ्रंटियर गांधी। ठीक है, इन्होंने शुरू किया था एक मूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं रेड शर्ट मूवमेंट। रेड शर्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, और दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, एंड बेसिकली यहाँ पर जो खान अब्दुल गफ्फार खान है ना, ही वाज अ डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी, दैट इज व्हाई ही वाज कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी। ठीक है, समझ में आ गया? तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सिर्फ
सॉल्ट लॉ ही ब्रेक नहीं हुआ था, एक तो सॉल्ट लॉ हुआ ही था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दांडी मार्च की तरह आपको याद रखना है, लेकिन उसके अलावा फॉरेस्ट लॉज को तोड़ना, चौकीदारी टैक्स को अबॉलिश करने की बात करना, एनडब्ल्यूएफपी पे खान अब्दुल गफ्फार खान रेड शर्ट मूवमेंट लेके खड़े हुए हैं, ये सब चीजें जो है वो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का हिस्सा थी। तो एज आई टोल्ड यू, खान अब्दुल गफ्फार खान ही वाज इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान का एरिया एंड ही स्टार्टेड द रेड शर्ट मूवमेंट। इस तरह से यहां पर क्या हुआ, जब ये सब सिनेरियो चलने लगा तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से क्या हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरह काफी ज्यादा वायलेंट हो गया। अगेन ये गांधी जी के प्रिंसिपल के खिलाफ हो गया कि नहीं हो गया खिलाफ। गांधी जी का प्रिंसिपल इज सत्याग्रह, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, लेकिन यहां तो वायलेंस होने लगा था। इसी वजह से यहां पर क्या हुआ, जब सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहां पर जब बहुत ज्यादा वायलेंट हो गया तो फिर से उसको ब्रिटिशर्स ने यार रिप्रेस कर दिया, ब्रिटिशर्स ने उसको क्रश कर दिया और इसमें लगभग 1 लाख लोगों को यहां पर अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ डिफरेंस भी बताया हुआ है। नॉन कॉपरेशन मतलब, एनसीएम मतलब नॉन कॉपरेशन, हम आपकी बातों को सुनेंगे नहीं, बोल रहे हो बोलते रहो, हमें सुननी नहीं है क्या बोल रहे हो, तुम गाना गा लो कुछ भी कर लो, हम सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन तो है ही, उसके अलावा हम आपके लॉज को तोड़ेंगे भी। अब ये हो गया बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस। आई होप ये आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, काफी ज्यादा वायलेंस होने लगा था, काफी ज्यादा यहाँ पर, अब सोचिए 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया, कहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे, लाख लोग अरेस्ट करके ले जा रहे हो, बेवकूफ हो गया, 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया, अब बवाल तो हो ही गया था भैया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर होती हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ इसको बोलते हैं आरटीसी। अब यहाँ पर जब फर्स्ट आरटीसी होती है तो इस आरटीसी में कांग्रेस यहाँ इसको पार्टिसिपेट ही नहीं करती है, कांग्रेस टोटली बाइकॉटेड दिस फर्स्ट आरटीसी, हम इसको पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्या था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सिंपली अंग्रेजों की वार्तालाप हिंदुस्तानियों से होनी थी। उस मीटिंग को, फर्स्ट आरटीसी को यहाँ पर कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया। ठीक है, लेकिन जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उसकी वजह से अंग्रेज परेशान बहुत हो गए थे, उनको लग रहा था कि यार ये हो क्या रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है, इसकी बात कांग्रेस से नहीं हो पा रही है, काम करते हैं गांधी जी को पकड़ते हैं, गांधी जी से कहते हैं भैया कुछ ठीक करो, बहुत ज्यादा बवाल कर रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर इसके एवज में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। अब इस गांधी इरविन, जब गांधी और इरविन जी के बीच में बातें हुई तो बातें क्या क्या हुई, काना फूसी थोड़ी करी है, ऐसी बातें करी है, सबको पता भी है क्या क्या बातें हुई। पहली बात, यहाँ पर डिसाइड ये हुआ कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा है आपका उसको विड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि उनको भी पता था अंग्रेजों को, यार कितनों को अरेस्ट करेंगे हम, 1 लाख को अरेस्ट कर चुके हैं, कितनों को अरेस्ट करोगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना करोगे अरेस्ट, अरे अरेस्ट करके कहाँ ले जाओगे, समझ रहे हो बात को। इस वजह से यहाँ पर अल्टीमेटली करना क्या पड़ा, अंग्रेजों को भारतीयों से, गांधी जी से कहना पड़ा कि भैया अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर लो, तुम भी नहीं मान रहे हो हम भी नहीं मानेंगे, लेकिन अंग्रेजों को पता था कि एक बार हमको मानना ही पड़ेगा, इतने लोगों को हम रखेंगे कहाँ पर। इस वजह से उन्होंने यहाँ पर एक गुहार लगाई कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को यहाँ पर विड्रॉ किया जाए। फैक्ट नंबर 1। नंबर 2, गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो गांधी जी हैं वो सेकंड आरटीसी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको। गांधी जी एग्रीड टू दिस, ठीक है भैया हम आ जाएंगे सेकंड आरटीसी में, क्या रखोगे खाने में, है खाने में कुछ अच्छा रख लेना, कोई ड्रिंक्स रख लेना, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने आएंगे। तो यहाँ पर गांधी जी एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन दी सेकंड आरटीसी। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, गांधी जी ने कहा तो भैया जो 1 लाख लोग ले गए हो ना उठा के, उनको जरा रिलीज कर देना, फर्जी उठा ले गए हो। तो वही थर्ड पार्ट था गांधी इरविन पैक्ट का कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको रिलीज किया जाए। ठीक है, जो यहाँ पर आप कह रहे हो वॉयलेंस करके बैठे हुए हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाए, रिलीज करके। ये यहाँ पर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। अब जब सेकेंड आरटीसी में गांधी जी पहुंचे लंदन, वहां से लाए कंगन, ऐसा कुछ है नहीं, वहां पहुंचे लंदन सेकेंड आरटीसी। अब जब सेकेंड आरटीसी में पहुंचे तो वहां पर उनको 2 बातें समझ में आई, एक तो ये कि वहां डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई सेकेंड आरटीसी में, और दूसरा वहां पर बात करी गई सेपरेट इलेक्टोरेट की। ये बहुत ही खतरनाक हथियार था अंग्रेजों का, सेपरेट इलेक्टोरेट, भाई साहब सेकंड इलेक्टोरेट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब गांधी जी लंदन पहुंचे तो वहां पर सेकंड आरटीसी में 2 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि आपको हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, और दूसरा मुद्दा था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि जैसे हिंदूज हैं उनको अलग, मुस्लिम्स हैं उनको अलग इलेक्टोरेट दे देंगे, मतलब उनके मतलब उसका मतलब ये हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी जहां पर सिर्फ मुस्लिम का ही प्रतिनिधि खड़ा होगा, चुनाव लड़ेगा और उसको सिर्फ मुसलमान ही वोट देगा।
इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे एक डिप्रेस क्लास, शेड्यूल्ड क्लास का व्यक्ति है तो शेड्यूल्ड क्लास की तरफ से एक आदमी खड़ा होगा और उसको शेड्यूल्ड क्लास का आदमी ही वोट करेगा। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर देना, आदमी वहां पर उसमें सिर्फ वही कैटेगरी के लोग ही वोट कर रहे हो। ये दो बातें यहाँ करी गई। लेकिन जब वहां से लंदन से जब ये इंडिया वापस आए गांधी जी, तो उन्होंने देखा यार ये कांग्रेस को तो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखिए जरा क्या बेवकूफ, क्या उन्होंने शातिर दिमाग दिखाया। गांधी जी को बुलाया लंदन, गांधी जी चले गए लंदन, यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, यहाँ पर उन्हें गांधी जी से प्रॉमिस कर लिया कि भैया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ कर दो। तो गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया मूवमेंट, सीधे आदमी बेचारे, उन्होंने कह दिया, उन्होंने मान लिया। जब यहाँ पर विड्रॉ कर लिया, लेकिन जब गांधी जी वापस इंडिया आए तो उन्होंने देखा यार कांग्रेस को तो इलीगल डिक्लेयर घोषित कर दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो गांधी जी ने कहा ऐसी तैसी तुम्हारी, जो हमने तुम्हारी बात मान ली थी ना, अब नहीं मानेंगे। गांधी जी ने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू कर दिया इन द ईयर 1932, जो 2 साल तक चलता रहा 1934 तक। लेकिन वही 2 साल के बाद भी यहाँ पर इस मूवमेंट को फिर से सप्रेस कर दिया गया और सीडीएम जो होता है, सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम, सीडीएम 2, वो यहाँ पर खत्म हो जाता। पॉइंट क्लियर हो गया? 1934 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। नेशनलिज्म इंडिया कहानी चल रही है, ठीक है। मैं भी काफी थक गया हूं बोलते बोलते, पर ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ सीडीएम में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। इनके पार्टिसिपेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए रिच पीजेंट्स थे, छोटा सा पोर्शन है ये, इससे सवाल इतने बनते नहीं है, लेकिन हमको ये स्लाइड काफी कुछ सिखा देगी, ये स्लाइड काफी है। पीजेंट्स की बात करते हैं, देखिए रिच पीजेंट्स थे भाई, थोड़े से पीजेंट तो देखिए वैसे ही गरीब है, लेकिन उस पीजेंट की कैटेगरी में भी थोड़े रिच पीजेंट थे, ठीक है। फिर बाकी पुअर पीजेंट्स थे, जिन्होंने सीडीएम में पार्टिसिपेट किया। बिजनेस क्लास ने भी सीडीएम में पार्टिसिपेट किया। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने भी सीडीएम में पार्टिसिपेट किया। यानी पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन तो किया ही किया, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने लॉज भी तोड़े थे, इसका मतलब। अब देखते हैं क्या लॉज तोड़े गए। रिच पीजेंट्स की बात करें तो देखिए गुजरात के पटीदार और यूपी के जाट्स, इन लोगों ने क्या किया, ये लोग यहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस दी कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स मतलब वो क्रॉप्स जिसको आप बाजार में बेच के पैसा कमा रहे हैं। दे आर कॉमर्शियल इन नेचर, जैसे कॉटन हो गया, इधर जूट हो गया, कॉमर्शियल क्रॉप्स हो गई। दे वेर हार्डेस्ट हिट। क्यों सबसे ज्यादा हार्डेस्ट हिट क्यों हुए? क्योंकि भैया जब आप सीडीएम कर रहे हो, आप कुछ करने नहीं दे रहे हो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, दे वर लार्जेस्ट। क्यों हिट हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है हिट क्यों हुए। हिट ये इसलिए हुए क्योंकि 1929 में यहाँ पर एक वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आ गया था, ठीक है। इकोनॉमी के टर्म्स में पूरी वर्ल्ड जो है वो सफर कर रही थी। उसकी वजह से यहाँ पर इंडियंस के ऊपर भी यहाँ डेफिनेटली फर्क देखने को मिला। तो जब 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, जीडी, तो वो ट्रेड का डिप्रेशन था, उसकी वजह से सारी चीजों के प्राइसेस फॉल हो गए थे। अब समझिए क्या हुआ, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए अब जब प्राइसेस किसी चीज की गिर जाएंगे, समझिएगा क्या होगा। एग्जांपल लेता हूं मैं पार्ले जी बिस्किट का। पार्ले जी, जी फॉर जी माइनर, ये नहीं जी माइनर, जी माइनर आप लोगों ने सुना ही होगा, गाने वाने सुने होंगे, है जाना नहीं है उस पर, वापस आइए। तो प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस क्या होगा, गिरने लग गए। अब जब कोई चीज के प्राइस गिरेंगे तो क्या होगा, दाम कम हो गए। दाम कम क्यों हो रहे होंगे, आप अगर पार्ले जी बिस्किट बना रहे हो तो आप दाम कम क्यों करोगे उसके, क्योंकि उसकी खरीदी नहीं हो रही होगी, लोग खरीद ही नहीं रहे होंगे। तो अभी तक जो बिस्किट 5 रुपए का बन रहा था, आपने क्या किया, उसको उठा के कर दिया 3 रुपए का। यार चलो 3 रुपए में बेच देते हैं, आपको लगेगा शायद कोई आएगा खरीद लेगा। अब जब आप बिस्किट 3 रुपए कर दोगे, उसकी डिमांड भी नहीं है, लोग ना खरीदना चाहते हैं उसको, तो डेफिनेटली बात है, अगर आप अभी तक 100 पैकेट बनाते थे बिस्किट के, पार्ले जी के, तो आप उसको गिरा के कहोगे चलो ठीक है 100 पैकेट तो बिक नहीं रहे, एक काम करते हैं 70 पैकेट बनाएंगे। तो आपने क्या किया, 30 पैकेट कम बनाए। अब 30, अभी आप 100 पैकेट बनाने के लिए आप अपने यहाँ काम करवा रहे थे कितने, 50 लोगों को, लेकिन जब आपको 70 पैकेट बनवाने हैं तो आप 50 लोग क्या करोगे ना, अब आप क्या करोगे, आप 15 लोगों को निकाल दोगे। तो अब आप 35 लोग से खाली काम करवाओगे। जब 35 लोग 15 लोग निकल गए तो ये क्या हो गए, ये लोग अनएम्प्लॉयड हो गए कि नहीं हो गए। और जब ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो इनके पास पैसा नहीं होगा, जब इनके पास पैसा नहीं होगा तो ये बिस्किट नहीं खरीदेंगे 5 रुपए वाला या 3 रुपए वाला, तो ये साइकिल बन जाती है। तो वही वो कह रहा है कि जो रिच पीजेंट थे वो सबसे ज्यादा हिट हो गए थे इस ग्रेट डिप्रेशन से, और 1929 का जो डिप्रेशन था उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ उनका जो कैश इनकम थी वो खत्म हो गई, डिसअपियर हो गई, उनके रेवेन्यू यहाँ पर कम हो गए, डिमांड गिर गई, ठीक है। और गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करने लगी, गवर्नमेंट चीजों को खरीदने से रिफ्यूज करने लगी। तो ये लोग सबसे ज्यादा यहाँ पर हिट हो गए थे, कौन लोग, रिच पीजेंट। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर पुअर पीजेंट्स की बात करें, अरे भैया जब रिच
हिट हो गए इस इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से, तो पुअर कौन कौन सी खेत की मूली है, यही यहाँ पर इनके साथ हुआ। पुअर पीजेंट्स सेम रीजन, इकोनॉमिक डिप्रेशन के शिकार हुए। इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो उनका रेंट और रेवेन्यू कौन देगा, पैसे पैसा नहीं है, पुअर पीजेंट्स है, रेंट देने के लिए पैसा नहीं बचा। जब पैसा नहीं बचा तो उस जमीन पे खेती बाड़ी नहीं कर सकते, ना उनको रेवेन्यू मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, दे कुड नॉट बी पेड। तो क्या होगा इससे, अब देखिए, अब ये सब चीजें हो गई। तो बेसिकली वो क्या चाहते थे कि जो रिमेनिंग रेंट है उसको क्या किया जाए, माफ कर दिया जाए। ब्रिटिश कह रहा था कि हम रेंट तो माफ करेंगे नहीं, ये सब तो होगा नहीं, बकवास मत करो हमसे। तो यहाँ पर कांग्रेस ने भी जो है किसी प्रकार की हेल्प देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने भी पुअर पीजेंट्स को यहाँ हेल्प नहीं करी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, जब पुअर पीजेंट्स को हेल्प नहीं करी, मतलब एक तरीके से डायलेमा का सिचुएशन था। कांग्रेस का रिलेशन पुअर पीजेंट से क्या था, ये एकदम यहाँ पर डाइसी था, क्वेश्चन मार्क था। इस वजह से यहाँ पर कांग्रेस और जो पुअर पीजेंट जो मदद मांग रहे थे वो उनको नहीं मिली। मतलब बेसिकली यहाँ पर वो क्या चाहते थे, पुअर पीजेंट्स कांग्रेस की हेल्प से, कि रेंट जो ले रहे हैं वो रेंट खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इकोनॉमिक डिप्रेशन हो चुका है। इस वजह से यहाँ पर क्या आया, एक नो रेंट कैंपेन चलाया गया था। ठीक है, और ये एक काफी बड़ा रेडिकल मूवमेंट था जो सोशलिस्ट की तरफ से चलाया शुरू। क्लियर हो गया यहाँ तक, पुअर पीजेंट्स, ये तो पुअर। अब बात करें अगर बिजनेस क्लास की, अब वही रीजन है भैया, जब सब कुछ हिट हो गया डिप्रेशन की वजह से, तो बिजनेस क्लास क्या होंगे, वो भी हिट होंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक क्या हुआ, उनका काफी बलबोला हो गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक बिजनेस क्लास का बलबोला बहुत था, क्यों, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। एंड व्हेन दे बिकेम पावरफुल, सो दे वांटेड टू एक्सपैंड, वो चाहते थे कि हम अपनी बिजनेस को और बढ़ाएं। जब वो अपने बिजनेस को बढ़ाने निकले, सो यहाँ पर अब जब ब्रिटिशर्स उनके खिलाफ यहाँ बात कर रहे थे, सो दे ऑल्सो स्टार्टेड स्टैंडिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, क्योंकि अब वो आदमी बढ़ाना चाहता है अपना बिजनेस को, लेकिन ब्रिटिशर्स उसको रोक रहे हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी व्हाट, इन दी सीडीएम। उन्होंने भी क्या किया, यही बिजनेस क्लास ने, उन्होंने गवर्नमेंट की बातों को मानना छोड़ दिया, साथ में नॉन कॉर्पोरेट तो किया ही किया, साथ में लॉस को भी ब्रेक करना शुरू किया। यही लिखा हुआ है कि दे रिएक्टेड अगेंस्ट दी कॉलोनियल पॉलिसी। अब बिजनेस क्लास में यहां पर क्या हुआ कि काफी बिजनेस एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड थी, और उसी वजह से ये बिजनेस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट जो कर दिया गया था, उसके अगेंस्ट यहां पर दो ऑर्गेनाइजेशन सामने आती हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन आती है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920, और दूसरी आती है फिक्की। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आप देखिए तो बेसिकली फिक्की सब ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो इनको हेल्प मिली थी पुरुषोत्तम दास ठाकुर की, जीडी बिरला की। ठीक है, दे बोथ दीज पर्सनालिटीज, आपने इनका नाम सुना भी होगा, दे गेव दी फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस, और ये ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ सीडीएम को सपोर्ट कर रही थी। ठीक है ना, क्योंकि ये बिजनेस क्लास है, ये तो अपना प्रॉफिट देखेगा, आप उनको प्रॉफिट लेने दोगे तो वो तो आपको अपोज करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास की बात करें, यही चीज इनके साथ हो रहा था। अरे भैया, इनको भी दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। बेसिकली क्या था कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसा तबका था जो पार्टिसिपेट किया भी था। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रियल क्लास में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। एक मिनट, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास से, यहां पार्टिसिपेशन हुआ था। तो इंडस्ट्री इससे क्या हुआ, दे केम क्लोजर, कांग्रेस से क्लोज आई। वर्कर्स दे रिमेन्ड अलूफ, ये लोग अलग थे। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको बताया कि हाँ कुछ पार्टिसिपेशन था, और इसके अलावा वुमेन का पार्टिसिपेशन भी आपको देखने को मिलेगा इन दिस सिविल डिसोबीडियंस। तो बेसिकली आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है कि किन किन लोगों ने यहाँ सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं ये पर्टिकुलर चीज। भाई देखिए, रिच पीजेंट्स थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, एंड वन मोर आल्सो यू कैन राइट, एंड दैट इज वुमेन। वो भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो आप तो ये 5 पॉइंट लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, और सबके बारे में बता दीजिए किसने कैसा पार्टिसिपेशन किया था, किसने नहीं किया। ठीक है, चलिए, आई होप आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 5 नंबर में सवाल आएगा, 5 पॉइंट 3 पॉइंट जैसे आ जाए वैसे लिख दीजिए, सिंपल सा है। क्या क्या लिमिटेशंस थी, देखिए सिविल डिसोबीडियंस की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबल्स की जो प्रॉब्लम थी ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब देखिए, नॉट मूव्ड बाय द कॉज ऑफ स्वराज, अनटचेबल्स जो थे वो स्वराज जैसे कॉन्सेप्ट से मूव नहीं हुए, क्योंकि उनको लगा यार तुम्हारे लिए स्वराज, हमारे लिए क्या, हमको तो तुम अनटचेबल बना के बैठे हुए हो, हम क्यों तुम्हारा साथ दे, हमको तुम छूने से मना कर रहे हो, हमको तो तुम कहते हो कि अनटचेबल है, इनको छुओ भी नहीं, तो काहे का स्वराज, हम नहीं कहा आपका साथ देंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में।
रिप्रेजेंटेशन था। अनटचेबल्स दे वर नॉट एट ऑल मूव्ड बाय द कॉज ऑफ स्वराज। इस वजह से यहाँ महात्मा गांधी सामने आते हैं और महात्मा गांधी कहते हैं कि भैया ये अनटचेबल्स जो है ना, अगर आपने इनको मेन स्ट्रीम में नहीं लाए, यू कैन नॉट अचीव फ्रीडम इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स ऑल्सो। इतना बड़ा बात यहां पर गांधी जी ने कह दिया। अगर आपने अनटचेबल्स को मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़ा तो आप अगले 100 साल भी आजादी नहीं ले पाएंगे। इस वजह से गांधी जी ने उनको यहां पर एक वर्ड दिया एंड गांधी जी कॉल्ड देम हरिजन्स या फिर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इतनी बड़ी चीजों से उसको यहां पर टाइटल दे दिया, हरिजन्स या चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और गांधी जी का ये स्टेटमेंट देखिए लिखा भी हुआ है, वी कैन नॉट अटेन स्वराज जब तक आप अनटचेबिलिटी को यहां पर अपने साथ जोड़ नहीं लेंगे। और इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया, उनको टेम्पल्स में एंट्री दिलवाई, गांधी जी ने उनको एक्सेस दिलवाया पब्लिक बाथ का, टैंक्स का, वेल का, ताकि उनको भी यहाँ पर क्या मिल सके, इक्वालिटी मिल सके, उनको भी एक ही तरह से फील हो, इक्वालिटी हो। ठीक है, ही हिमसेल्फ, गांधी जी ने खुद ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट्स, ताकि यहाँ पर इन अनटचेबल्स को लगे कि गांधी जी जैसा व्यक्ति जो है वो हमारे साथ खड़ा। ये क्वालिटी होती है लीडर्स की, क्वालिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब लोग में नहीं होती। लीडरशिप की क्वालिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लीडरशिप की क्वालिटी यू विल फाइंड इन आवर प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, लीडरशिप है। धोनी लीडरशिप क्वालिटी थी। ठीक है, कैप्टन प्लेयर होना, एक अच्छा प्लेयर होना वो अलग बात होती है, बट यू आर लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट ये अलग बात होती है। इतने सारे कैप्टन, सौरव गांगुली, लीडरशिप क्वालिटी थी बहुत ज्यादा। ठीक है ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पर गांधी जी की वो लीडरशिप क्वालिटी सामने देखने को मिलती है। अब बात आती है बी आर अम्बेडकर जी। अब भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम आप जानते ही होंगे। तो जब क्या हुआ कि अनटचेबल्स के खिलाफ इतनी सारी बातें आने लगी थी कि अनटचेबल्स को, अब गांधी जी जान ही रहे थे कि अनटचेबल्स को हमने अगर अपने साथ लेना ही पड़ेगा, वरना क्योंकि ये सेक्शन ऐसा था जो हमको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा रहा था, मतलब हमको सपोर्ट नहीं करता था, तो अनटचेबल्स को साथ में लेना था। तो अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने जो किया वो तो किया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी सामने आते हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही गजब पर्सनालिटी थे। गजब, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिप्रेस क्लास एसोसिएशन फॉर्म किया इन द ईयर 1930s। और ये जो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन है, नाम से पता चल रहा है जो डिप्रेस क्लासेस हैं इनको सप्रेस किया जा रहा है, जिनको दबाया जा रहा है, उनको फेवर में एक एसोसिएशन बनाया। बेसिकली वो दलित्स के वेलफेयर के लिए था, दलित के अपलिफ्टमेंट के। तो यहां पर जब हम बात कर रहे थे सेकेंड आरटीसी की, सेकेंड आरटीसी हुआ, अब याद आ रहा है आपको सेकेंड आरटीसी, मैंने आपको एक लाइन दिखाई थी कि सेकेंड आरटीसी में यहां पर एक ये जब ये गांधी जी गए थे तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होने लगी थी। काहे के सेपरेट इलेक्टोरेट, यहां सेपरेट इलेक्टोरेट था टू द डिप्रेस्ड क्लासेस। जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको यहां पर क्या किया जाए, उनको यहां पर अलग से इलेक्टोरेट दिया जाए, यानी जो शेड्यूल्ड क्लास का व्यक्ति है, दलित है, उनको यहां पर अलग से इलेक्टोरेट दे दिया है। यानी कोई दलित ही खड़ा होगा उस जगह पर कॉन्स्टिट्यूंसी में, यानी दो या दो से ज्यादा दलित खड़े हो सकते हैं और सारे जो दलित होंगे वही खाली वोट करेंगे। दिस वाज दी, क्या कहते हैं इसको, सेपरेट इलेक्टोरेट। तो वही सेपरेट इलेक्टोरेट की बात मैं आपको यहां बता रहा हूं। ये देखिए बी आर अम्बेडकर, तो सेकेंड आरटीसी में क्या हुआ कि उनकी गांधी जी से यहाँ बहुत ज्यादा क्लैश हो जाते हैं सेकेंड आरटीसी में। क्यों? क्योंकि भीमराव अम्बेडकर वाज आस्किंग फॉर दी सेपरेट इलेक्टोरेट, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। अंग्रेजों को मजा आ रहा था, अरे वाह आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दो उनको। क्या मांग रहे हैं भीमराव अम्बेडकर जी, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। क्यों? अंग्रेजों को पता था ना कि जब अगर ये यूनाइट हो गए तो अंग्रेजों के लिए शामत आ जाएगी, इनको लड़वा के रखो। तो बी आर अम्बेडकर की डिमांड यहां पर थी कि ही वांटेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट, और गांधी जी वाज अगेंस्ट पर्टिकुलर दिस थिंग, क्योंकि गांधी जी को समझ में आ रहा था कि अंग्रेज तो खेल खेल रहे हैं। गांधी जी को पता था कि अगर ये लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाएगा तो हम लोग यूनाइट होने की बजाय टूटने लग जाएंगे, क्योंकि हर आदमी अपने ही वेलफेयर की चीज डिमांड करने लगेगा, नेशन की बात लोग करेंगे ही नहीं, यूनिटी आएगी नहीं, जो हम इतनी मुश्किल से आगे बढ़ के इतना दूर तक आए हैं वो सब टूटने लगेगा। तो गांधी जी वाज अगेंस्ट द डिमांड ऑफ दिस सेपरेट इलेक्टोरेट, और यहां पर इतना विवाद हो गया, इस वजह से अब गांधी जी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग पूना पैक्ट ऑफ 1932। क्लियर? पूना पैक्ट 1932 बिटवीन गांधी एंड अम्बेडकर। और यहां पर जो पैक्ट हुआ उसमें यहां पर दलित्स को रिजर्व सीट्स देने की बात मान ली गई।
कि ठीक है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट ना देके उनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर। गेटिंग दिस पॉइंट? रिजर्व सीट्स की बात आई। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्व सीट्स की बात करी जा रही है। सीट्स को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्व कर दिया। तो यहां पर ये सीन चल ही रहा था कि जब मुस्लिम भी सामने खड़े हो गए, अरे भैया उनको दे रहे हो आप लोग रिजर्व सीट, हमारा क्या, हम क्या करेंगे। तो यहां पर उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब यहां पर यह बात आई तो अब यहां वो भी मांगने लग गए कि भैया हमको भी चाहिए रिजर्व सीट, प्रोविंसेस में हमको भी रिजर्व सीट दो। और जब यहां ये लोग डिमांड करने लग गए थे तो यही रीजन बन गया हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में मनमुटाव का। यही से हिंदू मुस्लिम की डिसयूनिटी सामने आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब ये लोग भी यहां पर रिजर्व सीट चाहते थे। और ब्रिटिशर्स तो ये चाहते ही थे कि भैया हाँ हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया जाए, वो तो चाहते ही थे। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया तुरंत दो रिजर्व सीट्स। एंड दे स्टार्टेड प्रोपेगेंडिंग कि भैया हाँ आप लोगों को अलग चाहिए क्योंकि आप लोगों की डिमांड्स, आप लोगों की चीजें, आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं हिंदुओं से। इसलिए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर ये खेल खेला और उनको रिजर्व सीट पकड़ा दिया। समझ रहे हो बात को? ये था ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल का गेम। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि ये सब जो यूनिटी बन रही थी वो यूनिटी बनी कैसे, ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हमारे अंदर आई कैसे। तो देखिए कलेक्टिव बिलोंगिंग में मतलब क्या हो गया, हमको यूनिटी कैसे फील होने लगी। मैंने आपको बताया, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ 1857 की वॉर का, जहां लोगों को ये फीलिंग आई थी कि हर आदमी को यहाँ पर सप्रेस किया जा रहा है, हर आदमी को यहाँ पर ऑप्रेस किया है कि नहीं, ये फीलिंग यहाँ लोगों को आ गई थी। तो बेसिकली कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आएगी, वो आएगी रिलीजन से, वो आएगी रीजन से, वो आएगी लैंग्वेज की। ठीक है, ये चीजें होंगी। तो यहाँ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस स्ट्रगल से तो आ ही रही थी कि साथ हम स्ट्रगल कर रहे थे, 1857 का एग्जाम्पल हो गया। लेकिन इसके अलावा कल्चर की मदद से भी यहाँ पर क्या हुआ कि कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस देखने को मिली। जैसे कल्चर कैसा कि यहाँ लैंग्वेज एक यूनिटी वाला फैक्टर हो गया, फोक लोर्स, फोक गाने, रीजन, पेंटिंग्स, ये सारी चीजें कल्चर जो है आपको बाउंड करता है। एग्जाम्पल मैं आपको कई बार दे चुका हूं कि फॉर एग्जाम्पल मानिए अभी आप इंडिया में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए जाते हैं अमेरिका, यू आर गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब यूएस में आप गए अगर और वहां पर आपको कोई इंडियन मिल जाएगा, इंडियन रीजन का आदमी मिल गया, आपको अपने देश का व्यक्ति मिल गया, आप उसे तुरंत अटैच हो जाओगे, अरे तुम भी इंडियन हो क्या, आओ आओ। तो बिकॉज आप एक रीजन को बिलोंग करते हैं तो आप तुरंत बाइंड कर लेते हैं अपने आप को। यू विल नॉट गेट बाउंडेड टू दी अमेरिकन पर्सन, आप हिंदुस्तानी जुड़ जाएंगे। आप नॉर्थ इंडिया में, यू गो टू साउथ इंडिया, केरला पहुंच जाओ, वहां कोई आपको अपने दिल्ली वाला मिल गया, दिल्ली से हो, अरे तुरंत एकदम नंबर लेके खुश हो जाओगे, अरे हम भी दिल्ली से हैं। तो रीजन, वही मैंने आपको बताया, रीजन क्या कर रहा है, यूनिटी लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में क्या होता है, एक सीट में बैठा है, बात होने लगती है, रिश्तेदारी निकलने लगती है, अच्छा तुम यहाँ के हो, अच्छा तुम यहाँ के हो, अच्छा तुम ये रिलीजन के हो। तो सब चीजें जो कॉमन चीजें आती, कल्चर आपको यूनाइट करता है, ये एक चीजें हैं। आप अगर मान ली जाते हैं, आप हरियाणवी बोलते हैं, ट्रेन में आपको हरियाणवी बोलने वाला मिल गया, तुरंत आप हिंदी भूल जाएंगे, अंग्रेजी भूल जाएंगे, यू स्टार्ट टॉकिंग इन हरियाणवी, हाँ, और ताऊ और कैसे हो, ये सब चीजें आप शुरू कर दोगे अपने उसमें। तो लैंग्वेज, सॉन्ग्स, फोकलोर्स, पेंटिंग, ये सब चीजें आपको बाइंड कर देती है, ठीक है ना, ये चीजें होती है, मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया की, जैसे देखिए फिगर एंड इमेजेस आते हैं, तो जैसे फ्रांस के लिए एक वहां पर मैंने आपको बताया था फ्रांस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, फ्रांस वाज रिप्रेजेंटेड बाय मेरियाने, जर्मनी वाज रिप्रेजेंटेड बाय जर्मेनिया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वन शॉट में, ठीक है। वैसे ही इंडिया का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर होता है भारत माता। अब ये भारत माता की जो पेंटिंग है, सबसे पहले इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलिए या चैटर्जी बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। और इसको इंक्लूड कर दिया गया था, इन्होंने यहाँ पर एक गाना भी लिखा था, इसको बोलते हैं वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम। ये हमारा स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे इस गाने को बहुत ज्यादा गाया गया था। और इन्हीं की किताब थी आनंद मठ, उस आनंद मठ में इसको यहाँ पर इंक्लूड भी कर लिया गया था, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है खाली ये गाना, भारत माता की पेंटिंग जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाई थी, इसके अलावा आप देखेंगे अवनींद्र नाथ टैगोर, इन्होंने भी यहाँ पर भारत माता की ये पेंटिंग बनाई थी। तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी, कई लोगों ने बनाई थी, लेकिन सबसे पहले किसने बनाई थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई। याद रखिएगा इस चीज को, इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग दोबारा बनाई थी, ठीक है, सेकंड पर्सन। इस तरह से एक
दो ही लोग नहीं थे, इनफैक्ट बहुत सारे लोग थे जो भारत माता की पेंटिंग बनाने लग गए। ठीक है, तो इंडिया को भारत माता से रिप्रेजेंट करने लगे थे, मतलब कहीं भी अगर भारत माता की वो पेंटिंग दिख जाती थी तो ये रिकॉग्नाइज हो जाता था कि यार ये इंडिया है, ये इंडियन है। ठीक है, ये फीलिंग आने लगती थी। अब अपार्ट फ्रॉम दैट फोक लोर्स यहाँ पर सामने आए। फोक लोर मतलब फोक्स, जो रीजनल कहानियां थी वो सब सामने आती थी। फोक सॉन्ग्स थे, ठीक है, फोक आप यहाँ देखेंगे टेल्स थी, कहानियां, ये सब चीजें थी जो बेसिकली यहाँ बाइंड करती है। तो मद्रास में आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है नटेशा शास्त्री का। इन्होंने यहाँ पर तमिल के फोक लोर है, ठीक है, इन्होंने फोक टेल एक बनाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी एक एस्पेक्ट है जहां पर कल्चर की वजह से, फोक लोर्स, रीजनल कहानियों की वजह से यूनिटी बनती दिखती है। ठीक है, अब देखिए ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट यहाँ पर झंडे का भी एक कॉन्सेप्ट सामने आ गया था। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे फ्लैग की बात करें तो वहां पर एक फ्लैग सामने आया था जो रेड, ग्रीन और येलो कलर का था। इसमें लोटस थे, ठीक है, आपको लोटस देखने को मिलेगा, और उसमें क्रीसेंट यहाँ पर मून था। ठीक है, जो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को दिखा रहा था। ये इस तरह का फ्लैग देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद 1921 में महात्मा गांधी ने भी यहाँ पर एक फ्लैग डिजाइन किया था जिसमें आपका रेड कलर था, उसमें आपका ग्रीन कलर था और उसमें आपका व्हाइट कलर था, और साथ में उसके साथ स्पिनिंग व्हील था। तो कहीं ना कहीं जो आज आपका नेशनल फ्लैग है वो इसको कहीं ना कहीं बेस बना के रखा गया। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी आप देखिए फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट था जहां हमारे यहाँ रेड, ग्रीन और येलो था और उसमें लोटस बना होता। ठीक है, साथ में उसमें क्रीसेंट मून भी बना होता था इस तरह। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर जरूर आस्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये कि अब यहाँ पर री इंटरप्रिटेशन किया गया हिस्ट्री का। ये भी एक तरीका था जहां पर चीजों को कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाई गई। कैसे री इंटरप्रेट किया गया, मतलब लोगों को यहाँ याद दिलाया गया भैया तुम्हारी औकात कुछ और थी, तुम कुछ और थे, तुमको यहाँ पर सप्रेस किया गया है, अंग्रेजों ने बहुत तुमको दबाया है, बहुत तुमको परेशान किया है। वरना अपने पुराने दिन याद करो, तुमको गोल्डन स्पैरो बोला जाता था, यू वर द गोल्डन स्पैरो। पूरा इंडिया वाज अ सिंक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर भरा हुआ था, स्पाइसेस भरे हुए थे, लोग हमारे यहाँ बिजनेस करने आते थे। याद करो वो टाइम जब आपके यहाँ से मसाले लोग ले जाते थे, जूट ले जाते थे, है ना, लेकिन अब कुछ नहीं है। तो इन चीजों को दोबारा उठाया गया, लोगों को याद दिलाया गया कि भैया आपका हिस्ट्री जो था ना वो बहुत अमेजिंग था, बहुत बढ़िया था, लेकिन आपको अंग्रेजों ने सप्रेस किया है, मारा है। इस वजह से ये बातें बोल बोलकर लोगों को कलेक्टिवली बाइंड किया गया, उनको यूनिटी लाई गई। तो यहां से भी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई। वही चीज लिखा है, री इंटरप्रिटेशन किया गया हिस्ट्री का, ब्रिटिशर्स ने आपको बहुत नीचा दिखाया है, लोगों को ये चीज रियलाइज किया गया। यहाँ पर डिस्कवर किया गया इंडिया का पास्ट, इंडिया की जो पहले ग्लोरियस डेवलपमेंट थे उनके बारे में बताया गया कि भारत यहाँ पर बहुत ही सोने की चिड़िया बोला जाता था। भारत के आर्ट एंड कल्चर को याद दिलाया गया, भारत की फिलोसफीज जो है, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है आज भी डेट में, चाहे वो बुद्धिस्ट फिलोसफी हो, जैना फिलोसफी हो, उन सबको बताया गया, वेदांतु फिलोसफी हो, कुछ भी हो, उन सबको बताया गया। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो यहाँ पर इनको बताया गया। हम बहुत वेल्दी थे, हमारा कल्चर बहुत रिच था, ब्रिटिशर्स ने हमको क्या किया, हमारे कल्चर को डिक्लाइन कर दिया, हमारी चीजों को खत्म कर दिया। इन सब चीजों को बता बता के क्या किया गया कि कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की बात यहाँ पर लाई। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया हो। तो फाइनली यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट बचा, और वो ये जिसकी वजह से कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई, और वो था कि जो ब्रिटिश की सप्रेसिव पॉलिसीज थी उससे तो लोग वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान थे कि ब्रिटिशर्स हमारा बहुत ज्यादा सप्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी ये एक बड़ा रीजन था कि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उनके खिलाफ लोगों के अंदर, उसके लिए उन पॉलिसीज के लिए लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था, एंगर था, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर अपने आप यूनाइट होते चले गए और उनके अंदर कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आती चली। ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ जो हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया का था। पूरा वन शॉट हमने कवर किया, एक एक पेज, एक एक पैराग्राफ मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको सब कुछ कवर करके ले गया हूं। आई डोंट नो कितना टाइम इसमें हुआ होगा, लेकिन पूरा चैप्टर यहाँ पर ये कवर हो गया। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत है, ज्यादा मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा, तो आप टेलीग्राम पे आइए, वहां डाउट पूछिए। कोई और दिक्कत होती है आप नीचे मेंशन करिए कमेंट्स में, मैं उसको भी वहां पर देखूंगा और उसके रिप्लाई करने की कोशिश आपको करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय, पंकज सर की स्टाइल में पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।